बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं नमाज से, ताब्ते कोने पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली दिन की रूटीन अच्छी होती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन तलाश करना शुरू कर देंगे और देखेंगे किस किस का मैसेज आया हुआ है, तो फिर आप ये शिकवा शिकायत करें कि दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, वक्त में बरकत नहीं हो रही, रिस्क इतना कमा रहा हूँ उसमें बरकत नहीं हो रही, तो फिर ये शिकवा बनता नहीं है। क्योंकि आप ज़रा एक लम्हा ठहर कर रुक कर सोचें कि दिन का आगाज़ आप कैसे करते हैं। पॉजिटिव होता है, आप उस खालिक व मालिक का शुक्र अदा करते हैं, आप उसको याद करते हैं। दिन जैसे दिन का आगाज़ होता है, नींद से आप बेदार होते हैं, आप नमाज से, ताब्ते कोने पाक से दिन का आगाज़ करते हैं। अगर तो आप करते हैं तो फिर ये आप शिकवा नहीं करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में तंगी है, तकलीफ़ें हैं। लेकिन अगर आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा किए बिना दिन का आगाज़ करते हैं, तो फिर यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, मसाइल, ये महंगाई का रोना, चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही, वक्त पूरा नहीं पड़ रहा, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, तो ये तो फिर चीज़ें ऑब्वियसली होंगी। तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन अच्छी करें, मामलात ज़िंदगी आपकी खूबसूरत होगी। नीयत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो हमारी नीयतें जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत और खुशगवार गुजर सके। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल जो मौज़ूआत है हमारे बड़े इंटरेस्टिंग है। वक्त की ज़रूरत है, वन बाय वन आपके साथ हम शेयर करते चले जाएंगे। लेकिन पहला टॉपिक आपको बता देते हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। इवेंट्स की बात करें, चाहे वो बड़े लेवल का इवेंट हो, छोटे लेवल का इवेंट हो, इवेंट तो इवेंट होता है। वो एक सालगिरह का इवेंट भी हो सकता है। कोई अगर आपका अजीज़ बैरून मुल्क मुकीम है, वो अगर वापस तशरीफ़ ला रहा है, तो आप उसके वेलकम में भी आप इवेंट रख सकते हैं। तो इवेंट है, इवेंट किसी भी जो है वो शक्ल सूरत में हो सकता है। सो कम बजट के अंदर आपने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना है, उसको यानी खुशी खुशी होती है, उसमें भी आप छोटे बड़े का आप लेवल जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सकते। सो इसमें जो हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनका क्या रोल आ जाता है, क्योंकि जब आप किसी रिलायबल बंदे के पास जाते हैं, किसी एक्सपीरियंस बंदे का आप सहारा लेते हैं जो इवेंट करवाते हैं, जिनके ऑब्वियसली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो रन कर रहे होते हैं, तो वो आपको बाखूबी तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह आपका जो इवेंट है, चाहे वो शादी ब्याह का है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, कोई कॉन्फ्रेंस है, या आपने कोई बड़े ह्यूज लेवल का कोई मेला आपने ऑर्गेनाइज करना है, या आपने किसी को वेलकम पार्टी देनी है, तो किस तरह आप अपने बजट के अंदर रहते हुए या कम बजट में आप उस इवेंट को चार चांद लगा सकते हैं। तो इसमें स्मार्ट प्लानिंग बड़ी मौसर किरदार अदा करती है। तो आज हम जरा इसी पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि लोग लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर देते हैं इवेंट के ऊपर, लेकिन इवेंट में वो चार नज़र नहीं आता। वजह जो आपकी नाकस प्लानिंग है, या जिस आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया होता है वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जरा जो इवेंट मैनेजर होते हैं उन पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आपको बखूबी तरीके से आपके इवेंट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करे कि कब कहाँ आपको क्या चीज़ लगानी है, कैसे आपको मैनेज करना है, किस तरह से तमाम डेकोर होनी चाहिए। तो ये आज जरा चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका इवेंट खूबसूरत हो। बजट को भी वो मद्देनज़र रखता है कि कम से कम बजट के अंदर उसका इवेंट खूबसूरत हो जाए और जो जिस तरह की भी खुशी है वो उसको सेलिब्रेट कर सके। तो आइए ज़रा इस पे जान लेते हैं। और इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जी वकास इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, आप एक्सपो एंड इवेंट मैनेजमेंट कमेटी से भी आपका ताल्लुक है, यानी कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप रिलेट करते हैं। डिप्टी चेयरमैन हैं आप FPCCI एक्सपो एंड इवेंट मैनेजमेंट कमेटी के। अच्छा, इनके अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ इनके इवेंट्स के बारे में बताने से पहले एक और चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जो कि मुझे खुशी भी होगी कि अगर मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं कि मेरा जो स्टार्टअप था ना, आज से अगर मैं 12-13 साल पहले की बात करूं, तो मैंने जो आगाज़ किया, कहते हैं आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि आप उसका अपने काम का जो भी आपका पैशन प्रोफेशन जिसको भी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो एक आगाज़ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म था मेरी लाइफ का इस मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने का, वो भी यही वकास इंटरनेशनल के इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि इनका एक इवेंट था जिससे मैंने अपने जर्नी का आगाज़ किया, और वो बड़ा पॉजिटिव आगाज़ रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने हैं। सो इनके जो डिफरेंट एग्जीबिशंस ये करवाते हैं, गवर्नमेंट के इवेंट्स ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या इससे
बाहर यानी कि इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्रेंसेस चल रही है गवर्नमेंट की, राइट नाउ भी ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ मिलके बहुत सारे ये इवेंट्स उनके करो, बड़ी खूबसूरती के साथ के प्रोफेशनलिज्म के साथ उनको मैनेज करते हैं। तो मज़ीद ज़रा हम इनसे कुछ टिप्स लेंगे इवेंट्स के हवाले से। एक्सपो बहुत ज़्यादा ये करवाते हैं, सो कम बजट के अंदर कैसे खूबसूरती के साथ चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई अपनी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बनाना चाहता है तो किस तरह से उसको गाइड करते हैं, तो ये ज़रा इनसे हम जान लेते हैं। हमारे साथ हैं जी मोहम्मद वकास खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वकास साहब कैसे आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके प्लेटफॉर्म से मैंने आगाज़ किया था आज वो हमारे शो में आए हैं। बहुत शुक्रिया। वकास साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इवेंट मैनेजमेंट में जो स्मार्ट प्लानिंग है इसका क्या रोल है, और बेसिकली स्मार्ट प्लानिंग है क्या? थैंक यू सो मच महविश, जो आपने हमें, आपकी टीवी चैनल्स का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मौजूदा दौर में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने के लिए कहा है कि इससे स्पेशल आज आपके प्रोग्राम से जो लोग सुन रहे हैं, उम्मीद है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवेंट मैनेजमेंट आप एक इकट्ठा होने का नाम है। मैं तो सबको यही कहता हूँ, जैसे अभी आपने ख़ुद कहा, आज से तकरीबन 14 साल पहले आपने जब इवेंट में आए, तो यूं ही लोगों को आगे लाना और अपनी नीयत को साफ़ रखना तो अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी करता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 ईयर हो गए, टाइम का पता भी नहीं चला, इतना टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है। हाँ। तो दिन ब दिन हम अभी भी कुछ सीख रहे हैं, यकीनन। और हमने अपनी एक प्लानिंग शुरू की है, सीखना सिखाओ, कि आप जो खुद सीख रहे हैं आप डिफरेंट सिटी में, अब हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हम 70% हर सिटी में बैठ गए। वो इस तरह हम लोग 70% अगर आपने अभी 2 घंटे बाद कोई इवेंट करना है लाहौर में, मुल्तान में, जीबी में, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर आपको सेटअप दे सकते हैं। क्या बात है। उसकी रीज़न ये, हमने वहाँ से बच्चे उठाए हैं, उनको हमने यहाँ पर अपने पास मोटिवेट किया है, साल 2 साल उनकी ट्रेनिंग की है, उसके बाद हमने उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में मूव कर दिया, उनकी फैमिलीज के पास। अब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ से उनको काम भेज रहे हैं, और वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 40-50 ख़ानदान ऐसे हैं जो बरसरे रोजगार है। ज़बरदस्त। ये पूरी एक इंडस्ट्री है। अगर हम इसके पीछे जाएं और इसके लबो लबाब पर जाएं, तो आप यकीन करें ये बहुत दिलचस्प काम है। ये वो बच्चा कर सकता है जो घर में सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ओके। नहीं, बाकी इसमें एक्टिव होना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इवेंट मैनेजमेंट है क्या, फिर हम स्मार्ट की तरफ जाते हैं। और एक्टिव होना, और जैसे मुझे बचपन से कलर्स का शौक था, ठीक है, तो मैं भी ब्रांडिंग बहुत अच्छी करता हूँ। कलर्स कैसे हों, आप हर जगह पे क्या हो, क्लाइंट को आई बॉल जब उस पर लगे कितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आए उस पर, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। फिर जब घर में हम छोटे होते थे तो कोई फैमिली फंक्शन या कुछ होता था, तो जब खाना लगता था कुछ, तो मैं बड़े तरीके से यूँ मैनेज होना चाहिए, यूँ लगे। तो जब मैं अपनी लाइफ में आया, जब स्टार्ट करने लगा करियर, तो सबसे पहले हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, फिर हम ब्रांडिंग में चले गए, फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, और जब आप टैक्स पेयर बन जाते हैं, आप इतना कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप गवर्नमेंट लेवल पे आ जाते हैं, फिर उनके टेंडर्स पे आते हैं, फिर आप करते हैं। किसी भी इवेंट में मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पैसे लगाना मकसद नहीं है। ओके। सबसे पहले आपने देखना अपना वेन्यू, ठीक है, वेन्यू आप ऐसे सिलेक्ट करें जो ऑलरेडी 70% कंप्लीट हो। ओके। हम लोग जहाँ ज़्यादा काम ना करना पड़े, जहाँ पे ज़्यादा आपको काम ना करना पड़े, इस पे हम क्लाइंट को भी यही कहते हैं कि आप ऐसा वेन्यू सिलेक्ट करें जिसके ऊपर कम से कम आपका बजट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इन हाउस हॉल है, ठीक है, आप आउटडोर्स को करते हैं, उस पर ज़्यादा एक्सपेंस आता है ऑब्वियसली, स्पेशली जब आपका डिनर का इवेंट है, तो उस पर लाइटिंग इफेक्ट्स भी हैं, उस पर जनरेटर्स भी हैं, उस पर आपके वेले पार्किंग भी है, तो आपका खर्चा ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। हाँ। वेन्यू ऐसा सिलेक्ट किया जाए कि जिसके ऊपर, सेकंड, जब भी आप फूड अपने डिसाइड करें जी, तो आप जितनी मल्टीपल डिशेस करेंगे आपकी कास्ट कम आएगी। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात आपको बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा डिशेस करते हैं बजट बढ़ जाता है। नहीं, देखें, जब आप एक डिश रखते हैं, हाँ, तो आपका सारे का सारा प्रेशर उस डिश पे चला जाता है। ठीक है। जब आपके पास 2 से 3 डिशेस होती हैं, हाँ, तो वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है, और आपकी कास्ट उतनी ही रहनी है। ओके। आपकी कास्ट ज़्यादा नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आप मीट लेते हैं,
40 kg اور آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں فار ایگزامپل 10 kg ویجیٹیبلس, تو وہ آپ کی ریسیپی سیم ہی ہے, ریسیپیز تو چینج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسی شیف نے بنانا ہے, اسی جگہ پہ بننا ہے. تو جب بھی آپ کے گھروں میں شادی ہو, جب بھی آپ کے کوئی پرسنل ایونٹ ہو, تو فرسٹ آف آل آپ وینیو دیکھیں, اور سیکنڈ جو میں نے آپ کو بتایا آپ ڈشز میں یہ جائیں دیکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے 3 ٹائپ کے رائس ہیں تو رائس کی کوانٹٹی سیم ہے. اس بات کو ویورز نے سمجھنا ہے, اور مجھ سے کچھ ایونٹ مینیجر بھائی شاید ناراض بھی ہو, مگر یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات بتا دی, کیونکہ یہ بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی چیز یہ بہت کم مینیجر جو ہے نا وہ بتاتے, اس لیے میں نے انٹرو میں بات کی تھی. مجھے بتائیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ایونٹس کر چکے ہیں کہ مجھے خود گنتی جو ہے نا وہ نہیں آئے گی کہ کتنے آپ نے ایونٹس کیے, خواہ وہ پرائیویٹ ایونٹس کی بات کریں, ایکسپو کی بات کریں, گورنمنٹ کے آپ ایونٹس کی بات کریں. اوورآل اگر میں سوسائٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھوں کہ جو معاشرے میں ہم ایونٹس کرتے ہیں, وہ ہمارے شادی بیاہ کے ایونٹس ہو گئے, دیگر جو تقریبات ہوتی ہیں اس کی ہوگی, تو ایونٹ کرتے وقت سب سے بڑی غلطی ہماری سوسائٹی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جب بھی آپ ایونٹ کریں گورنمنٹ لیول پہ غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب ای پیڈ آ گیا ہے, اس پہ جب ٹینڈرنگ آ گئی ہے, اس کے اوپر جو آپ کا پروفائل ہے, اس کے اوپر جو آپ کی کیٹیگریز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. آپ کا 10 ایئر ایکسپیرینس ہے, کل ہم نے ایک ٹینڈر بھرا ہے کراچی کا, تو اس میں 20 ایئر ایکسپیرینس لکھا ہوا تھا. اس میں آپ نے انٹرنیشنل کتنے کیے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کا پورا پروفائل دیکھتے ہیں, وہ آپ کی انکم دیکھتے ہیں, وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں, پھر آپ کو ہائر کرتے ہیں. تو اب تو فرمز نے جو ہے پری کوالیفیکیشن بھی کی ہوئی ہے وہاں پر سب کی ساری. تو سب سے پہلے گورنمنٹ لیول پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایک جو پرائیویٹ کمپنی ہے, میری اس سے بھی ریکویسٹ ہے, جیسے پہلے پراپرٹیز تھی, ہم نے بہت زیادہ سوسائٹیز لانچ کی, ہم نے پراپرٹیز کے بہت زیادہ پروجیکٹ مل کے کیے, تو ان سے یہ ہے کہ وہ بھی ٹینڈر کریں, وہ بھی ڈفرینٹ وینڈر سے کوٹیشنز لیں. ہمیشہ جو آپ کا ایونٹ مینیجر ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے, اور جو بھی ایونٹ مینیجر ہے, اگر آپ کسی کا لاس نہیں سوچیں گے, اللہ پاک آپ کے ایونٹ کو اتنا سکسیسفل بناتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں کامیاب ہوں. اور سب سے پہلے جب بھی آپ ایونٹ کریں, آپ اس ایونٹ مینیجر کو سلیکٹ کریں, نہیں آپ اس کا سوشل میڈیا دیکھیں, میں بھی وہ 6 مہینے پہلے بننا ہو, یوں ہی آہستہ آہستہ. ہم سے بھی شروع میں غلطی ہو, ایسے ہی ہے, ہم نے ایکسپیرینس سے بندہ سیکھتا ہے. ہم نے 2003 میں جو ایونٹ کیا, جو ہمارے بڑے بھائی ہیں جو چیئرمین ہیں وقاص انٹرنیشنل کے, وقار خان صاحب, تو اس دور میں ہم نے 3500 روپیز لاس کیا اس ایونٹ. تو انہوں نے کہا کہ وہ کلائنٹ ہمارے ساتھ 2012 تک چلے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اس میں کمٹمنٹ دی, آپ جس کو بھی بلائیں آپ اس کو پہلے چیک کریں, اس کی ایونٹ مینجمنٹ میں اگر آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, اگر آپ کی ٹائم پہ جو چیزیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو یہ ایونٹ مینجمنٹ نہیں ہے. کیونکہ جس وقت آپ کا ایونٹ ہے, آپ اپنی خوشی میں لگے ہوئے ہیں, یا آپ کا سرکاری ایونٹ ہے, تو آپ اپنے اور بہت سارے انٹرسٹ پہ, مہمانوں کی ریسیونگ پہ, سیکورٹی چیکس ہوتے ہیں, ڈفرنٹ NOCs ہوتی ہیں, آپ اس میں لگے ہوتے ہیں. تو ہم کلائنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ آئیں تو آپ ایونٹ سے 30 منٹس پہلے آئیں یا 1 آور پہلے آئیں, ایز اے گیسٹ بن کے آئیں اور اپنے ایونٹ کو انجوائے کریں. تو سیکنڈ آپ کو یہ ہے کہ ایونٹ مینیجر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کبھی بھی اگر آپ خود کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایونٹ مینیجر نہیں ہے, اگر آپ خود کرتے ہیں تو آپ وینڈر بیس ایسے وینڈرز کو پھر سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, کہ تاکہ آپ ان کے ساتھ ٹائملی کام کر سکیں. صحیح. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں اس وقت مارکیٹ کے اندر, کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیچھے آپ کے چل رہے ہیں, کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی نکل رہی ہے, اس طرح بھرمار ہو گئی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی, کیونکہ اب دیکھیں کہ دیکھ ہی دکھا کہ اچھا وقاص صاحب نے تو بھائی اس میں تو بڑا ایکسل کر لیا, ماشاءاللہ یہ تو بڑا انہوں نے نام کما لیا, میں بھی اس فیلڈ میں آ جاتا ہوں, بھلے ہی میری ایجوکیشن نہ ہو, مجھے ایکسپیرینس نہ ہو, دوسروں کے پیسے یا ان کا ایونٹ برباد کرنے کے لیے یہ سوچ کے آ جاؤں گا کہ اس میں مجھے بڑے پیسے ملیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پریکٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے سٹاپ کروانا چاہیے؟ جو رجسٹرڈ کمپنی ہے جس طرح آپ کی ہیں, اس طرح صرف رجسٹرڈ جو مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہی آگے آنا چاہیے. یہ آپ نے بڑا کمال کا کوشچن کیا ہے. یہ پرسوں ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا فلاں بچے آئے, ان کا گروپ بنا ہوا تھا, سٹارٹ اپ تھا ان کا بیچاروں کا شاید ایونٹ مینجمنٹ, تو ان سے یار ہم نے ایونٹ کروایا اور ہمارا تو یہ بلا بلا ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ گھر میں کسی نے برتھ ڈے کی, سوشل میڈیا کا دور ہے مہوش, تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ برتھ ڈے کی شوری اتنی اچھی لگ جاتی ہے کہ اس کو انسٹا سے یا آپ کے فرینڈ کوئی نہ کوئی پک کرتا ہے. تو ہر بچے کی کوشش ہے ماشاءاللہ, سوشل میڈیا کے بعد اسپیشل جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ پک کرتے ہیں.
Yes. सेकेंडली आपकी फैमिलीज में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आपके फ्रेंड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि यार वो अगर कर रहे हैं तो हम अच्छी बात है, करनी चाहिए। हाँ। मगर अगर आप जिसको देख के करना चाह रहे हैं तो आप अगर उसके साथ मिलके करेंगे तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन Yes, करेंगे। वो जैसे हम कहते हैं ना इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप करें तो अगर आप उसके साथ ज़्यादा मिलके, आप उसके साथ करीब होके करेंगे Yeah. तो आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतरी होगी, आप उन चीज़ों को सीख लेंगे। सेकंड, आप जिस कंपनी को भी चूज करें, दो तरह के इवेंट मैनेजर हैं मार्केट में। अच्छा, ये दो तरह के इवेंट मैनेजर कौन है मार्केट के अंदर, ये हम जानते हैं। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, कम बजट में आपकी बड़ी खुशी होनी चाहिए। और इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो स्मार्ट प्लानिंग का क्या किरदार है, इसी पे हम बात करें। मोहम्मद वकास साहब हमारे साथ है। वकास साहब, आप हमें बताने जा रहे थे कि मार्केट के अंदर दो तरह के इवेंट मैनेजर पाए जा रहे हैं, जरा बताइए वो दो तरह के कौन से हैं और किसका हमें इंतखाब करना चाहिए। ऐसा है, दो तरह की कंपनीज होती है मार्केट में। एक होती है वेंडर बेस्ड कंपनी जो सिर्फ वेंडर्स पे चलती है। ठीक है। एक होती है इन हाउस कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब हम हैं। ग्रेट। अगर आपके इवेंट पे, अब मुझे पता है जो सेटअप है वो मेरे वेयर हाउस पे है वो विद इन मिनट्स, विद इन हॉर, मुझे जिस जगह पे भी है वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वकास इंटरनेशनल की अपनी है, तो वो हम फ़ौरन पहुंचा सकते हैं। Great. आपकी एसएमडी स्क्रीन्स, आपकी ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका इन हाउस हो तो आप फ़ौरन पहुंचा सकते हैं। एक जो वेंडर बेस्ड कंपनी होती है, अब उस वेंडर को, फॉर एग्जांपल आपने एक वेंडर डेकोर वाला हायर किया, हाँ। आपने एसएमडी स्क्रीन वाला हायर किया, जैसे हम भी इवेंट्स मैनेजर्स को देते हैं। अब हमारी एसएमडी स्क्रीन एक इवेंट पे लगी है तो कमिटमेंट क्या होती है आगे टीम की, सुपरवाइजर्स की, कि हम अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें। हम उन्हें कहते हैं जी 2 बजे लग जाने, सही, क्योंकि आपका इवेंट तो 5 बजे है ना। हाँ। 2 बजे हम भेज दें तो 2 बजे मेरे अपना इवेंट ख़त्म हो रहा है, खुल रही है जी, आ रही है जी, पहुंच रही है, तो क्लाइंट उसमें स्ट्रेस हुआ होता है। Yes. इसी तरह आप सबको अगर लेंगे चीज़ें, तो वो फिर किसी की कमिटमेंट टाइम पे है, किसी की कमिटमेंट नहीं है टाइम पे, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट जो जॉब है ये बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, ये इतनी रिलैक्स जॉब नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ आपको इवेंट्स पे भागते हुए कि उस जब इवेंट होता है वकास का कोई होता पता नहीं होता, होश नहीं होती। उसकी वजह ये कि हमको इवेंट अभी एंजॉय नहीं कर सकते। अभी हम लोग चाइना में थे, हमने वहाँ पर कल्चरल नाइट की है, इसमें जो हम पूरी टीम यहाँ से लेके गए थे, तो वो मेरी टीम मुझे देख रही कह रही थी सर आप एंजॉय नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे आज भी टेंशन है कि पीछे जनरेटर बैकअप का क्या होगा, साउंड ब्रेक ना हो जाए, ओबीस के कैमरास कहाँ पे शिफ्ट करने हैं, मुझे फोटोज कहाँ से उठानी है, मैंने इनकी किस चीज़ को कैसे वो करना है। तो ये आपके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी वाला काम होता है। सम टाइम जो हमारा सीजन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो टीम सारी काम कर रही होती है, मगर उसके बावजूद भी आप यकीन करेंगे कि अब हमें इतनी पावर्स आ गई हैं और जो हमारी नींद है वो इतनी माशाल्लाह डिस्टर्ब हो चुकी है, अगर हम 2 दिन ना सों तो हमें प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो पैसे भी बड़े आ रहे होते हैं तो नींद फिर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा बताइएगा कि जब हम इवेंट का बजट बनाए, अगर खासकर मैं बात करूं कि जैसे ये आपने कल्चरल नाइट की बात की, इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, आजकल म्यूजिकल नाइट्स बहुत हो रही हैं, जो कवाली नाइट्स लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराते हैं, शादी ब्याह की बात करें या वैसे बहुत ज़्यादा, या कोई मेला, एक्सपो वगैरह, कॉन्सर्ट्स वगैरह, तो बजट कैसे बनाया जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। अगर आप इसको कमर्शियली करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हमको टिकटिंग करें, ई टिकटिंग करें और उससे पैसे जनरेट करें, सबसे पहले ये देखें कि आपके प्रोफाइल पे कितने लोग हैं। ठीक हो गया। उस लिहाज से आप अपना सिंगर अरेंज कर रहे हैं। आपकी जो क्वाली नाइट है उसका सेटअप उस लिहाज से, ये नहीं इंस्टा पे किसी का एक अच्छा सा सेटअप देख लिया वो लगा दी उसके पेज पे। जब मैं अपनी फैमिली के साथ गया वहां पर, मैंने तो नीचे रग्स देखे हुए थे और वो ड्रेसिंग लाइटिंग देखी हुई थी। मैं जब वहां पे गया तो जनाब क्वाल साहब बैठे और हम लोग बैठे, बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। तो लिहाजा आपने जब भी बजट बनाना है, उसमें आपने 4 पोर्शन बनाने हैं। फर्स्ट पोर्शन आपने बनाना है अपने म्यूजिशियंस का, जो आपके गेस्ट हैं उनका। सेकंड आपने अपने गेस्ट का बनाना है कि आप किस लेवल पे लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, आप किस लेवल पे लोगों को बुला रहे हैं। आया वो जो गेस्ट हैं वो जेंट्री क्या है उनकी ग्रेड कर लें आप। जैसे हम लोग टिकटिंग करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे एग्जैक्टली करते हैं। ये वीआईपी है, ये नॉर्मल है। जो वेन्यूज हैं उस पे आप कौन सा कर रहे हैं। मौजूदा दौर में आजकल तो ये जब से ये गवर्नमेंट माशाल्लाह आई है तो इतना ज़बरदस्त काम हो गया। अभी हम सबसे ज़्यादा, मैंने अपनी लाइफ में जो डेलीगेशंस
इंटरनेशनल डेलीगेशंस आने लग गए, वो इस दौर में आने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान आ गया, ईरान आ गया, टर्की आया, सऊदी अरेबिया 2 दफ़ा हम लोगों ने किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ। तो वो इस तरह के अभी इवेंट्स आने लगे। अच्छा, जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं ये और लोग भी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, अपनी रजिस्ट्रेशंस पूरे रखें और ई पेड पे जाएं। अच्छा, लोग कहीं घबरा जाते हैं शायद कि पता नहीं ये कितना मुश्किल काम होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारे पास आए, हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। देखिए, पूरे ई पेड पे पूरे पाकिस्तान की इवेंट है, हर डिपार्टमेंट की इवेंट है, डेली जो इवेंट्स आ रहे होते हैं वो हैं। इसके ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स रखें, आप अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स रखें, आप अपनी प्रोफाइल रखें, आपका एंट्री एंड एक्टिव हो, ईच एंड एवरीथिंग बराबर हो। तो ई पैड के ऊपर तो इवेंट जो है वो किसी चीज़ से छुप ही नहीं सकता। जिसके रेट कम होंगे उससे ज़्यादा, हमने अपनी पॉलिसी ये रखी हुई है कि जितने आपके मिनिमम प्राइसेस होंगे आपका काम वर्क ज़्यादा हो। यानी कि आप महीने में जहाँ पर 2 इवेंट करते हैं वहाँ पर 10 करें, क्योंकि जितने इस नीयत से शो के शुरू मैंने आपको कहा कि जो फैमिलीज हमारे साथ लगी हुई हैं, जिनका रोज़गार हमारे साथ मुंसलिक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमारी कोशिश है। लोग शायद आई थिंक वकास साहब लालच में भी आ जाते हैं ना कि इस इवेंट से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो हो जाए। दैट्स द रीज़न कि वो काम उनके हाथ से निकल जाता है। उनके हाथ से भी निकल जाता है, अगर मिल जाए तो क्लाइंट सेकंड टाइम करवाता नहीं कि भैया तो बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा, और उसको सारी की सारी कास्ट पता होती है कि वो किस लेवल पे हमने काम कराया था। ऐसे ही है। और ये बात तो छुपती है। आजकल क्लाइंट्स है ना वो भी बड़े शातिर है, चालाक है, उन्हें मार्केट रेट्स का पता है, बहुत ज़्यादा पता है। हमारे ऐसे भी हैं सम क्लाइंट्स कि उनको हम लोग खुद वेंडर्स देते हैं। हम कहते हैं आप अपने वेंडर से करवाएं। हमारी इवेंट मैनेजमेंट चार्जेस हैं, जैसे 15%, 20% होती हैं, हम लोग इसको सारे को मैनेज कर देंगे। स्पेशली ये जो बच्चे हम लोग ट्रेन करते हैं, आपने कहा ना पत्थर उठाया नीचे इवेंट मैनेजर, उन्होंने 4 इवेंट किए नहीं तो 5वें दिन उन्होंने ना फलानी PR बना दी, फला PR बना दी। ऐसे ही तो वो क्या किया, आपके इवेंट उठा के अपने पेज पे लगा के या उनको दिखा के, जी उसमें ज़ाहिर उस इवेंट में खड़े कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ें लगाते। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट में जब भी ये चीज़ें देखें, सम टाइम ऐसा होता है जी। मैंने फिर आपको कहा इतना आसान काम नहीं है, हम 8-8, 10-10 दिन अपने बच्चों को नहीं देख सकते। बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने सीजन गुजारा। इवन मैंने ये भी देखा कि आपका आंख का ऑपरेशन हुआ था और एग्जैक्टली, और डॉक्टर ने रेस्ट बताया था, और ये वो शख्स हैं कि अपनी आंख यानी कि इतना सेंसिटिव इशू उसको साइड पे रख के इवेंट पे घूम रहे। कमिटमेंट आपकी जो है, आपकी जो कमिटमेंट है, मेरे बड़े भाई हैं वो भी ऐसे, उनको उस दिन गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी उनके स्ट्रेचेस नहीं थे खोले, तो वो जनाब चेयर पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जी आप किधर आए, तो वो उनका क्लाइंट था, उसने कहा मेरी इसके साथ कमिटमेंट है वो कहा। तो आपको अपनी लाइफ भी आगे रखें, क्योंकि जब आपने डिलीवर करना है ना, जब आपने डिलीवर करना है तो कोशिश करें। मेरे बहुत सारे हम क्लास फेलोज थे, आउट ऑफ कंट्रीज हैं, कुछ काम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो क्लास फेलोज ग्रुप उस टाइम के, तो सबसे बेस्ट जो लोग पाकिस्तान में वो लोग जा रहे हैं। आप बिलीव करें, इवेंट मैनेजमेंट में जितना अच्छा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आउटपुट है, और जितनी अच्छी सपोर्ट यहाँ के इदारे आपको दे रहे हैं, आप बाहर चले जाएं, आपकी छोटी छोटी चीज़ पे चेक है आपका। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फील्ड में आए, और ये इतना काम है, ये जितने लोग करें फिर भी नहीं खत्म होना। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि खुशी और गम ये 2 ही चीजें जो जिंदगी में चलती रहती हैं। अब तो फौतगी हो जाए वो भी इवेंट होता है, आपको पता है। और महीने में ना हर स्टेप पे इवेंट है, हर किसी न किसी बात पे इवेंट बना हुआ है। तो मार्केट इतनी भरी हुई है, और हमारा मुल्क इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया हुआ है इन लोगों पे कि हमारे मुल्क में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमने पिछले ये इस गवर्नमेंट के टेन्योर की बात करूँ तो ये पिछले जो दिनों बैक टू बैक इतने इवेंट्स हुए, और मुझे नहीं लगता कि इससे कबल इतने इवेंट्स गवर्नमेंट लेवल पर इतने ह्यूज हुए होंगे, और फ्री एंट्री पब्लिक के लिए। बिल्कुल। तो आई थिंक इस तरह की जो है ना प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं या इवेंट्स है, इस तरह की हैपनिंग्स क्रिएट होती रहनी चाहिए हो। और फ्री जो हमारे इस दफ़ा की हुकूमत है उन्होंने तो बड़ा अच्छा किया हुआ है, वरना लोग उन सिंगर्स को इतनी महंगी टिकट्स परचेज करके सुनने जाते थे। तो वो फ्री, जैसे F9 में हुआ था आज़ादी फेस्टिवल, नेक्स्ट लेवल ड्रोन शो, कहाँ देखने को मिले थे पहले। मैं खुद इस फील्ड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा हुआ। हमारे जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के सरदार यासर साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर करवाया, जो फेस्ट करवाया, और वो किस लेवल पे था, उसमें बलून्स भी और उसमें हॉट बलून्स। अब देखिए ये जो इतने बड़े लेवल के थे, अगर कोई सीखना चाहता है तो इन इवेंट्स का वो हिस्सा बन के क्या कुछ नहीं सीख सकता। बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज हैं, आप उस पर भेजें,
हमें जिस वक्त क्लाइंट को हम पिच कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन अगले इवेंट से, मैंने आपको अपनी प्रोफाइल शेयर की थी, अब हमारी प्रोफाइल 400 पेजेस की हो गई। तो हर इवेंट दूसरे इवेंट से डिफरेंट है। अब 400 पेजेस वो पहले देखेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2026 तक अपडेटेड है। तो हम इस तरह जो साथ साथ अपडेट करते हैं, बाकी तो इवेंट हम कैंसिल करते रहते हैं। तो आप जिस वक्त इस तरह के काम करते हैं, और स्पेशल जिसने बहुत नीट एंड क्लीन काम सीखना है, तो वो एक ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ है जो गवर्नमेंट है। क्यों? गवर्नमेंट इदारों में आपके ऊपर से प्रेशर होता है, बिल्कुल वो बड़ा बिल्कुल सलवट ख़त्म कर देता है इंसान में से। वो इतना एग्जैक्ट टाइम पे काम, स्पेशली जो मैंने जिन अदवार में भी, जिन पीएम्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, तो वो इतना टाइम पे, आपको पता है प्रोग्राम पूरा विद इन मिनट, जैसे आपका प्रोग्राम है 24 मिनट सेकंड्स का है, तो जब उस लेवल पे होता है वो तो 100% एग्जैक्ट होता है। आपको एग्जैक्ट उस टाइम में प्रोग्राम करना पड़ता है, और आपको एग्जैक्ट उस टाइम में इवेंट ख़त्म करना पड़ता है। तो ये है कि आपकी अपनी लाइफ में बड़ी मैनेजमेंट आ जाती है। अच्छा, ये बात भी, जैसे हम क्योंकि हमें भी होता है कि हमारा शो इस टाइम पे ऑनर होना है, इस टाइम पे वाइंड अप होना है, तो इस टाइम ने हमें बड़ा पाबंद पंक्चुअल कर दिया हुआ है। तो आई थिंक ये इवेंट मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा कि ये बंदे को खुद उसमें बड़ा नज़्म ज़ब्त ले आती है। आपके साथ जो कुछ हमने देखा है कि बच्चियां भी होती हैं आपके डिफरेंट इवेंट्स के अंदर, उनका क्या किरदार होता है पूरे इवेंट में? वो डिफरेंट अशर्स होती हैं, ठीक है, वो बेटियां डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से हम लोग उठाते हैं। आप यकीन करें, अगर हमने 30-40 मेल फीमेल रशर्स उठाए हैं, उसमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में भी काम कर रहे हैं, और आपको बड़ी खुशी होती है सही जब आप उनको देख रहे हो। तो हम उन्हें बाकायदा सपोर्ट करते हैं। अब जिनमें करंट होता है वो आगे काम कर लेते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, और जिनको सीखने का कुछ होता है। और दूसरी बात है, जब आपको आउटपुट आना शुरू होता है, आप मजीद काम करते हैं, आपको मजीद आता है, आप मजीद, आपको क्या जरूरत है वो फील्ड छोड़ने की। तो वो बच्चे उस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस करनी, उनकी कलेक्शंस करनी, उनके डेटेक्स कलेक्ट करने, डिफरेंट तरह के होते हैं वहाँ पर। कुछ ऐसे होते हैं मेल जो हमने सिक्योरिटीज़ पे लगाए होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी पे होते हैं बच्चे, उनको जाना बिठाना, यानी कि ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने घरों से नज़्म ज़ब्त सीखा होता है। तो मेरी फैमिली से जो अभी नए यंगस्टर आ रहे हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ज़रूर पढ़ें। और इवेंट मैनेजमेंट ऐसा काम है, इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आपके जिस सुबह 9 बजे होना है तो आप 8 बजे नहीं कर सकते, कभी 4 बजे हो जाता है, कभी 5 बजे हो जाता है। तो इस तरह आए, सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पर आए थे, तो मैं एक अपनी बुक भी लिख रहा हूँ, 1 रुपये से 1 अरब तक का सफ़र कैसे होना है। तो उसमें हमने अपनी पूरी, उसमें जो हमारी जितनी हम लोगों ने काम की, उसमें हमने लिखा हुआ है कि किस तरह से 1 रुपये से हमने काम शुरू किया, पहाड़ों से उठ के आए इस्लामाबाद, और फिर यहाँ पर स्ट्रगल, और फिर इवेंट मैनेजमेंट को अपनाया, फिर नहीं छोड़ा। कई लोग इस फील्ड में चले जाते, आपको पता है कितने लोग आए फिर वो चले गए, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको कुछ पता भी नहीं। तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियाँ, ये सारी चीजें आपके बिजनेस से सस्टेन क्यों नहीं कर पाते? जैसे आप कह रहे हैं, ये बाकी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल, जिनको हम जानते हैं कि वो आए और चले गए, तो क्यों कोई मैनेजमेंट कंपनी सस्टेन क्यों नहीं कर पाती? देखें, सबसे पहले तो वो प्राइस रेट कंपटीशन में ऐसा दे देते हैं कि उनको लॉस हो जाता है। कि रोजी देनी है अल्लाह ने, बेशक। मेरे अल्लाह ने एक तरतीब तय कर दी है कि मैंने अपने इस बंदे को इतना रिस्क देना है। सबसे पहले तो अल्लाह, बहसीत मुसलमान, अल्लाह पे यकीन होना बड़ा जरूरी है कि, और अपने काम पर, उसके बाद कि मेरा काम इंशाल्लाह ठीक है और मैं इसको टाइम पे डिलीवर करूँगा और मेरा इतना सा इसमें प्रॉफिट, दैट्स इट। उसके बाद आप आगे जाते हैं। तो क्या करते हैं, कंपटीटर इतना कम रेट दे देता है, और क्लाइंट बड़ा समझदार है, आप वाली बात, वो कहते हैं जी ये अभी, वो तो मुझे 20 लाख बता, अच्छा वो उसने 20 लाख बताया, वो कहते हैं जी वो तो यार 12 लाख रुपए में काम कर, तो वो बंदा कहते हैं यार मैं भी कर सकता हूँ, इसने किया। तो वो फिर उसके ऊपर लॉस, वेंडर्स की पेमेंट्स, वो मार्केट से स्किप हो जाता है, वो फिर कहीं ना कहीं तो किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। ये प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए स्टैंड नहीं कर पाते। सही हो गया। एक प्रोफेशनल जो इवेंट प्लानर होता है, उसमें जब आप बजट डिसाइड करते हैं तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज के साथ डिवाइड करते हैं, जिस तरह आपका वेन्यू होता है, डिकोर होता है, आपका फूड होता है, आपकी फोटोग्राफी होती है, जैसे अशर्स का आपने जिक्र किया, तो सबको मद्देनजर रखते हुए आप बजट प्लान करते हैं? सबको, इन सबको बेसिकली, ये जो समझदार क्लाइंट्स हैं, जो घरों में खुद एक्टिव हैं, स्पेशल ख़वातीन, मैंने देखा है बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं कि
ان کے گھر میں ایک ایونٹ گزر چکا ہوتا ہے, جب ہمارے سپروائزر یا مینیجرز ہمارے پیج سے یا ویسے جو سورس آف مارکیٹ میں ہیں تو کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ پچھلی دفعہ تو پھولوں والے نے اتنے لیا تھا, ہم نے کھانے والے فلاں کو دیے تھے اتنے دیے تھے, ہم نے اتنے کیے تھے. تو آپ نے جب بھی سلیکشن کرنی ہے, میں نے آپ کو اس پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ آپ نے سٹیپ وائز کرنی ہے. اوکے, آپ نے وینیو دیکھنا ہے, صحیح, پھر آپ نے اپنے جیب کے لحاظ سے اپنا فوڈ دیکھنا ہے, بڑی امپورٹنٹ. اس کے بعد آپ نے اپنی آؤٹ پٹ دیکھنی کہ یہاں پر ہماری کتنی. اچھا اسپیشل جب بھی آپ وینیو دیکھیں, وینیو میں اسپیشل یہ بات یہ ضرور دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کی لوکیشن آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے پاس ہی ہو. بالکل ایسے. اور اسپیشلی جو بچیاں بچے کنسرٹ یہ کرواتے ہیں, بہت سارے بچوں کو نہیں ہے پتہ, وہ این او سی ضرور لیں. وہ اپنے متعلقہ آفس سے اداروں سے جا کر ڈسکشن ضرور کریں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے لی نہیں ہوتی, پھر اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیکورٹی میئرز ہر کنٹری میں, obviously ہمارے ملک میں تو ہیں, ہر ایک ہیوج لیول پہ آپ نے کراؤڈ اکٹھا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے. ہاں, تو وہ پھر کراؤڈ آپ اکٹھا کرتے ہیں, پھر بات کیا کرتے ہیں جی وہ گورنمنٹ ہونے نہیں دیتی, وہ جی فلانا دارہ جو ہے, بھائی کیوں نہیں ہونے دیتا, سب کو ہونے دیتا ہے. آپ جو اس کے ڈاکومنٹ ہیں, ڈاکومنٹیشن ہے, وہ چیزیں آپ پوری کریں تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ ہونے. اچھا, یہ ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی, بریک کی جانب بڑھنا, لیکن اس سے قبل اس کا جواب لینا چاہوں گی. کچھ ایونٹس ہم نے دیکھے ہیں, کچھ ایکسپوز ہم نے دیکھے ہیں, کانسرٹس دیکھے, بڑے ہیوج لیول پہ کروائے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ اے ٹائم آ کے جب وہ کانسرٹ وہ ایونٹ شروع ہو جاتا ہے, اتنا میس کریٹ ہوتا ہے, سیکیورٹی کے اتنے ایشوز بنتے ہیں, اور کیا بھگدڑ لڑائیاں وہاں پہ مچ جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جو اچھی کمپنیز ہیں ان میں شاید ایسا نہ ہو. ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں مگر اچھے, ان میں ایسا نہیں ہے. تو جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. ہمارا یہ جو اسٹوڈیو ہے یہاں پر میکسیمم 25 لوگ آ سکتے ہیں, 30 لوگ آ سکتے ہیں. اب جب یہاں پر 80 to 100 لوگ ان کریں گے تو یہ وینیو تو خود ہی ٹائٹ ہو جانا, اور اس وینیو سے تو خود ہی لوگ بیٹھ جانا. یہ لوگ دوبارہ وہی بات, وینیو غلط سلیکٹ کرتے ہیں, ٹکٹ زیادہ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر میس ہونا ہی ہونا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو اور سچ ٹی وی کے پینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں. ہم فری آف کاسٹ, آپ کے چینل کے اس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ فری لوگوں کو سکھاتے ہیں. آج تک ہمارے پاس کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس سے چارج کیا ہو. اور یہ آپ کا ملک ہے, اس میں آپ رہیں, اس اپنے ملک کے لیے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. بہت شکریہ محمد وقاص خان صاحب آپ کے تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین اوبیسلی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. آپ کا ملک ہے, آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے ہر انسان کو جو ہے وہ صلاحیت دی ہے, تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں. اگر آپ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اپنی کھولنا چاہتے ہیں, اس کام میں آنا چاہتے ہیں, تو جیسے انہوں نے کہا اس پلیٹ فارم سے انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ ان کی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ آپ کو سکھائیں گے, ٹرین کریں گے, اس کے بعد آپ مارکیٹ میں اتریں, نہ کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اتریں تو دوسروں کا بھی کام آپ خراب کرنے لگ جاتے ہیں. یہ موسمی بٹیروں کی طرح آپ نکلتے ہیں اور پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس سے ذرا اوائڈ کیا کریں, کیونکہ لوگوں کا بجٹ, ان کی خوشیوں کے ساتھ آپ نہ کھیلا کریں, ان پہ ایکسپیریمنٹ بالکل نہ کریں. سیکھنا ہے, سیکھنے کے بعد اس فیلڈ میں تو آپ کو کام کا مزہ آئے گا. دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے, کیونکہ یہ ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. بچوں کی بات کریں, بڑوں کی, نوجوانوں کی, بزرگوں کی, کسی بھی ایج گروپ کی بات کر لیں, یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا کام آنے والا ہے. کیونکہ یہ جو دو الفاظ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں, یہ سب کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور کچھ لوگ تو اس کا استعمال جو ہے نا وہ نہیں کرتے, وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت نفس کم ہو جائے گی. وہ دو الفاظ کون سے ہیں؟ سوری اینڈ تھینک یو. یہ یقین جانے, اگر آپ نے سوری اینڈ تھینک یو کرنا سیکھ لیا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے, لیکن خوشیاں جو ہیں وہ کم یا ختم نہیں ہوں گی. بٹ انفارچونیٹلی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ سوری اور تھینک یو کا کلچر ہماری زندگی سے کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ بالکل نہیں ہے. جو مکمل اور پرفیکٹ ذات ہے وہ بے شک اللہ پاک کی ذات ہے. انسان جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے, خطا کا پتلا ہے. ہم سوری نہیں کرتے, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کہ بھائی میں تو بہت بڑی چیز ہوں, بہت بڑی توپ ہوں, اگر میں نے اس کو سوری کیا تو میری تو عزت کم ہو جائے گی. جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہوتا تو یہ لفظ, یہ بات ہم کبھی نہ کرتے. پھر بات آ جاتی ہے تھینک یو کی. اگر کسی نے مجھے راستہ دیا ہے, کسی نے میری ہیلپ کر دی ہے,
کسی نے مجھے مطلب لائف میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے, ہم اس کو تھینک یو نہیں کہتے. اس میں بھی ہمارے اندر ایک اکڑ, ایک انا سی آ جاتی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہم اس کو دکھانے لگ جاتے ہیں کہ جیسے بس ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنی ہیلپ کرنے دی, جیسے میں نے اس پہ الٹا احسان کر دیا کہ بھائی میں نے تمہیں موقع دیا کہ تم میری ہیلپ کرو. تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا, سوری اور تھینک یو, یہ اگر زندگی میں آ جائے تو زندگی میں انزائٹی, ڈپریشن, یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہماری زندگی کے اندر جو انزائٹی, ڈپریشن, جو سٹریس, جو ایک عجیب چڑچڑا پن آیا ہوا ہے کہ برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسکرانا ہم نے چھوڑ دیا ہے, شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے, معذرت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو کیسے اس کلچر کو واپس لایا جا سکتا ہے, اور اگر واپس نہیں لاتے تو اوورآل ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اگر چیز بڑھتی ہے تو اور کیا اس کے خطرات سامنے آ سکتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے سائیکالوجسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہے, ڈاکٹر ردا شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا آپ سوری اور تھینک یو کرتی ہیں؟ جی جی. پہلے تو میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں نا, کیونکہ اس کے بعد ہم ناظرین کے لیے بات کریں گے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم سوری اور تھینک یو کب کیا تھا؟ ابھی آتے ہوئے جب میں رائٹ سے اتری ہوں تو میں نے ان کو شکریہ بولا ہے. ہاں اچھا, میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شکریہ اور معذرت کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ شکریہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ وہ آپ پہ احسان کریں, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے. تو معذرت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ, معذرت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم سوری کس کو کہا تھا؟ سوری میں کہتی رہتی ہوں, لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ حد سے زیادہ معذرت بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے معذرت کہاں پہ کس طرح سے کرنی ہے. حد سے زیادہ معذرت بھی آپ کی سیلف اسٹیم کو کم کرتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر بات پہ, چھوٹی چھوٹی بات پہ, جس کو معذرت نہیں بھی کرنی وہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے معذرت کہاں پہ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں, اوورآل ہم تعلقات کی بات کریں, گھر کے اندر فیملی تعلقات ہیں, ہم سوسائٹی کے اندر بات کریں, آفیسز کی بات کریں, فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, اس تعلقات کی مضبوطی میں جو معذرت اور شکریہ ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بالکل, دیکھیں آپ کے جو رشتے ہیں نا, رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس میں معذرت اور شکریہ کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا کریں لازمی. جب آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو غلطی مان لینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ, ہمارے یہاں بھی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. یقین کریں, معذرت سے یا شکریہ سے آپ کا کردار جتنا بلند ہو سکتا ہے یا آپ کا رشتہ جتنا مستحکم ہو سکتا ہے, وہ ویسے نہیں ہو سکتا اگر آپ اس میں شکریہ یا معذرت جو ہے وہ ایڈ نہ کریں. رشتوں کی بات کریں تو بہن بھائیوں, ابھی ہم نے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بڑے سمجھتے ہیں کہ چھوٹوں نے ہمیں معذرت کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا چھوٹوں نے ہمیں شکریہ کرنا ہے. جب آپ ان کو گھر میں, سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا, وہ گھر سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں, میاں بیوی جو ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, چونکہ آپ گھر میں بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں, وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کا سب کانشیس پارٹ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور جن لوگوں کا سب کانشیس پارٹ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہائپر سجیسٹڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ جو دے رہے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں آپ ان کو جس طرح سے چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو جو چیز دینا چاہیں وہ اسی طرح سے لے سکتے ہیں. تو یہ آپ ان کو دے رہے ہیں. انوائرمنٹ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ انوائرمنٹ ان کو دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو شکریہ اور معذرت کا انوائرمنٹ دے رہے ہیں تو وہ یہ چیز سیکھیں گے. اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ نہیں سیکھیں گے. پھر obviously نہیں سیکھیں گے. پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تو نہ سوری کہتا ہے, نہ یہ تھینک یو کہتا ہے, یہ تو بڑا بدتمیز ہو گیا ہے, اس کو تو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پھر تو obviously یہ چیزیں ہم سنیں گے. اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا, کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور زیادہ میں کہوں تو سٹریس میں, یا جو ہماری لائف میں ایک صبر کا ایک تھا یا خوشی کا ایلیمنٹ تھا, اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں نا, تو میں اگر جین زی کی بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے. برداشت کم ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. جب ذہنی صحت آپ کی متاثر ہوتی ہے, دیکھیں فزیکل ہیلتھ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں ذہنی صحت کو, مینٹل ہیلتھ کو بہت کمپرومائز کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے نا, وہ آپ کبھی بھی, آپ کچھ بھی کر لینا تو اس جگہ پہ واپس نہیں جا سکتے, آپ پراپر کیور نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ, کیئر از بیٹر دین ٹریٹمنٹ, تو آپ کو کیئر کرنی چاہیے چیزوں کو.
इसी तरह से रिश्तों में भी आपको जो माजरत और शुक्रिया का एलिमेंट है ना, ये आपकी जहनी सेहत को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। आने वाले वक्तों की अगर हम बात करें तो आने वाले वक्तों में ऐसा ही है। अभी आप देख लें कि इस जनरेशन में ऐसा है, तो आने वाली नस्लों में, अब आने वाली नस्लों को इसलिए हम कहेंगे कि जो जेनजी हैं आने वाले नस्लों के पेरेंट्स हैं, आने वाले नस्लों के उस्ताद हैं। ये जो बात है ये हम ऑफ द रिकॉर्ड कल भी कर रहे थे, ये मेरी कोऑर्डिनेटर इस पे बड़ा हंस हंस के कह रही थी कि मैडम आने वाली नस्लों के जो है ना पेरेंट्स है और दादा पड़दादा वो हम हैं। होंगे तो क्या बनेगा उनका। तो मेरे पास अक्सर ट्रेनिंग सेशंस में जब ऐसे सवालात आते हैं ना कि हमारी आने वाली नस्ल, तो मैं कहती हूँ फिर थोड़ा खुद पे गौर करें हाय हाय। कि आने वाले नस्ल के माँ बाप आप हैं। तो मतलब आपने उनको लेके चलना है। Yes। तो इस नस्ल की तरबियत जो है ना, वो बेहद जरूरी है। क्योंकि आप अभी फिलहाल अपने आप को आप नहीं संभाल पा रहे, तो आने वाली नस्ल को आपने कैसे संभालना है। अना ये ईगो का मसला, हम किसी भी चीज को बना लेते हैं, इसको कैसे खत्म करें। क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कर लूं तो खासकर ये जो अना का मसला है, मुझे लगता है कि हमारी ये कोलीग सेक्टर्स में ज्यादा पाया जाता है। ऐसे ही है। अना जो है ना, जिद आपको किसी भी जगह पे देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। Yes। तो मिट्टी को अगर आप देखें ना, गीली मिट्टी जो होती है वो मोल्ड हो सकती है। हाँ। बआसानी आप उसको जिस सांचे में ढालना चाहें आप ढाल सकते जाती हैं। है। जब वो सख्त हो जाती है, पत्थर बन जाती है, तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। आप उसको करना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी। Yes। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब आप में ईगो आ जाती है, देखिए आप जिद में ज्यादा, फिर वो आप में अकड़ भी आना शुरू हो जाती है। आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े समझते हैं, बड़ों में ना थोड़ा सा ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है कि हम बड़े हैं, हाँ। तो हम छोटे बच्चों से माजरत नहीं कर सकते। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि बड़े बच्चे आपसे सीख रहे हैं। Yes। आप माजरत को फरोग देंगे तो वो भी आगे चल के इस चीज पे काम करेंगे। अच्छा, मैं भाई के बच्चे हैं ना, तो कोई भी उनको चीज दें या कोई भी उनका काम कर दे ना, हम तो वो आगे से कहते हैं थैंक यू। हाँ, तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज है, ये घर में उनको तरबियत दी जा रही है ना। और मैं भी एक बड़ी चीज मैंने बड़े मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक जो आज आपने रखा है, कि मैं माजरत के साथ पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना हमारी, उस पे बहुत काम होने वाला है। यस। अभी के जो पेरेंट्स हैं उनको देखें तो उनको चाहिए कि वो बच्चों के, हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली तालीम और तरबियत दोनों का काम स्कूल पे डाल दिया गया, असातिज़ा कि पे। ये तो टीचर्स की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। बस हमने फीसिस दे ऐसे दी, ही दैट्स है। इट। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें हमारे यहाँ पहले जो होता था, तरबियत घर से होती थी। आपको मालूम होगा 5 से 6 साल तक हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे, ऐसे ही है। पहले की बात है। अब तो 3 साल का बच्चा होता है, 2 साल का, उसको स्कूल 2.5 साल के बच्चे को आप प्ले ग्रुप में देखती हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो जब तालीम और तरबियत दोनों का काम आप असातिज़ा पे डाल देंगे तो उन पे एक जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी। और असातिज़ा को भी ये देखना चाहिए कि वो एज अ रोल मॉडल काम कर रहे हैं, तो उनको भी एज अ रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल जब हम किसी को बनाते हैं ना, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठी है ना, इस कुर्सी की बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने शायद यहाँ बैठने की इतनी स्ट्रगल नहीं की होगी जितना आप इसको मेंटेन करने की करेंगे। नहीं, हमने यहाँ पहुंचने तक भी बड़ी स्ट्रगल की है, नहीं, बड़ा बेशक सीखा है हमने। आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे इस चीज को मेंटेन हर कोई नहीं कर पाता। स्ट्रगल सब Obviously। मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन इस चीज को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। Point। इसी तरह से आप रोल मॉडल हैं, आप टीचर बन गए हैं, तो आपने अपने असातिज़ा होने के उस रुतबे को बरकरार रखना लेकिन आपके आजकल लिए के बहुत देखें ना, जरूरी है। टीचर्स जो है ना वो भी तो बाय चॉइस नहीं आ रहे, बिल्कुल बाय चांस आ रहे हैं। बाय चांस आ रहे हैं। हाँ। तो असातिज़ा, अगर हम उस्ताद की बात करें तो ये एक बहुत मोतबर पेश है। बिल्कुल। और ये एक तमाम फील्ड्स को बनाने वाली जो हस्ती है वो उस्ताद है। उस्ताद है। तो उस देखिए आप नस्ल बना रहे हैं, हाँ। ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो औरत होती है वो एक नस्ल तश्कील देती Very है। good। तो ऐसे। औरत को नस्ल तश्कील देने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए कि वो घर में बच्चों की तरबियत करती है। जब वो घर में बच्चों की तरबियत नहीं कर रही है, असातिज़ा स्कूल में तरबियत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चों से ये कंप्लेन तरबियत नहीं का कर जो सकते। आपने जिक्र किया ना, देखिए बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को सॉरी नहीं कहते या बच्चे ने आपकी कोई बात मान ली, आप उसको थैंक यू नहीं करते, तो बच्चा ये चीज नहीं सीखेगा। नहीं सीखा। इसीलिए तो देखिए ना, जहनी मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप इज्जत नफ्स हर शख्स की है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है। यस। तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना। हमारे मुआशरे में इस चीज पे बहुत काम होने वाला है कि आप दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी समझा करें। अच्छा, एक तो तरबियत जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। जो तालीम और तरबियत को हम कहते थे कि ये साथ साथ है, अब ये अलग अलग हो चुके हैं।
इस पे एक और चीज ने आके जो धावा बोल दिया, सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब जरा बताइएगा कि ये सोशल मीडिया ने किस तरह से हमारे रवैयों को या हमारे गुफ्तगू के अंदाज पे ये असरअंदाज हुआ है? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे, अगर आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जाके कभी देखने की कोशिश करें ना, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वो खुद कितने क्राइसिस में हैं, लेकिन आपके सामने वो एक चीज़ पेश कर रहे हैं कि ये इस तरह से आइडियलाइज करते हैं। अभी जो हमारी जनरेशन है ना, आप लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ पे बात की थी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको फौरन से रिवार्ड चाहिए। ऐसे अब माजरत के साथ कि हमारे कुछ ड्रामे चल रहे हैं, मैं रिसेंटली कुछ वो देख रही थी, तो उसमें था कि कोई बच्चा शायद सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं पिछले 7 साल से इस कोशिश में हूँ, लेकिन ये सीरियल ये ऑन एयर हुआ है तो मेरे घर वाले मुझे ये ताना दे रहे हैं कि उसने 3 दिन में सीएसएस क्लियर कर लिए, एपिसोड्स में होगा ना, तो तुम 7 साल से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी सी चीजों को हमें देखना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे अच्छा, इवन देखिए जो उस पे ड्रामा का जो आपने जिक्र किया, उसमें जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है ना, वो हमारे एक्चुअल लाइफ के अंदर देखे ना तो वो एलीट क्लास का बिल्कुल। ये भाई ये कौन से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जो इतना हाई फाई में रहता है कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, आप एक हमारे यहाँ पहले आपको याद होगा जो सीरियल्स बनाए जाते थे वो बड़े सबक आमूज़ होते थे। जरा हम इस कंटेंट पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा हम इस पे बात करेंगे कि पहले का कंटेंट और अब के कंटेंट ने भी जरा हमारे रवैयों पे बड़ा नेगेटिव असर जो है वो छोड़ा है। ठीक है, जमाना तेज हो गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अपने कल्चर को साथ लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच सवेरा आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, सॉरी एंड थैंक यू। इसका जो कल्चर है, ये जो एक रिवाज है, ये हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमने इसको खत्म कर दिया। अच्छा, जब ये चीज जिंदगी से खत्म हो जाती है तो क्या जिंदगी में सुकून रह जाता है? इसी को जरा आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी को सॉरी नहीं कहेंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते या किसी को थैंक यू नहीं करते, तो जिंदगी में फिर खुशियां कहाँ रह जाती हैं? तो जरा इस चीज को हम समझते हैं और समझने की कोशिश भी करें। डॉक्टर रिदा साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने किस तरह से हमारे रवैयों और हमारे गुफ्तगू को जो है वो मुतासिर किया है कि हम सॉरी नहीं कहते, हम शुक्रिया अदा नहीं करते। फिर आपने ड्रामों का जिक्र किया कि वहां पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, तो आप नहीं समझती कि जरा इस पे नजरसानी करने की, इसको रिवाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैंने पहले भी बात किया कि जब आप इस जगह पे हैं, यानी आप ड्रामा बना रहे हैं, तो देखिए आप पूरी सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हैं। तो जो चीज आप दिखा रहे हैं आपसे सोसाइटी वो लर्न करेगी। तो ये आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इसको रिव्यू किया करें। मैं चाहूंगी कि आप गवर्नमेंट को इस चीज पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हैं या टिकटॉकर्स हैं या कुछ भी हैं, अभी आपने देखा होगा कि टिकटॉकर्स जो हैं वो उनका थोड़ा सा दौर चल रहा है, तो उन पे थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। अच्छा, देखिए पहले हम बात करते थे हमारे जो रोल मॉडल हैं वो कौन होते थे? बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर हैं, या कोई और बड़ी बिल्कुल किसी हस्ती का हम जिक्र करते थे। लेकिन अब अगर बच्चे से आप पूछो ना, आप किससे इंस्पायर हो, कौन है आपका रोल मॉडल, वो फलाना यूट्यूबर, वो टिकटॉकर, वो इन्फ्लुएंसर, अब ये हमारे बन गए हैं जी। उनकी पर्सनल लाइफ को आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या चल रहा है। पहले हमारे यहाँ तरबियती प्रोग्राम्स होते थे, आपको याद होगा वो बड़े फेमस थे, करते थे ये जो बज़्म अदम के नाम से उनका होता के नाम से तारिक अजीज किस कदर खूबसूरत वो प्रोग्राम किया करते थे और उनका तलफ्फुज़। और अच्छा, वो वाकई वो प्रोग्राम जब हम सुनते थे बचपन में, हम कहते थे हम भी क्या इस तरह बोल सकते हैं, हम भी कभी बोलेंगे इस तरह। तो वो तरबियत थी। वो बच्चों को किस कदर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे, उनका जो एक विजन था, बात करने का तरीका था, तो बच्चे उससे मुतासिर होते थे। और अब के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस तरह के, उसमें जो बुलाया जा रहा है भाई टिकटॉकर को, इन्फ्लुएंसर को, और उससे पूछा जा रहा है किस कंटेंट से आप वायरल हुई हैं? मतलब तो क्या कारनामा उसने अंजाम दिया भाई? बिल्कुल। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जब हमने बात की थी तो वो यही है ना कि आप जल्दी से रिवार्ड चाह रहे हैं,
اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بس جلدی سے ایک مقام پہ پہنچ جانا ہے, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اسی وجہ سے دیکھیں آپ کتنے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ عزت نفس مجروح کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ہاں, تو کیا آپ نے کبھی سوری ان کے منہ سے سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو سوری کہا؟ ان میں تو ایک عجیب سی وہ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری پراپرٹی ہے, ہم جس طرح اس کو مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو میں کچھ تھوڑا سا کانٹینٹ بھی لکھتی ہوں. اچھا, تو اس میں میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی کہ آپ کے جو منزل ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو روندتے ہوئے اس سے گزر جائیں. تو آپ کی منزل کا جو راستہ ہونا چاہیے نا وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, تو ہی آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کا مزہ بھی آتا ہے. جب آپ کسی کی عزت نفس مجروح کریں گے, ہو سکتا ہے آپ اس مقام تک جلدی پہنچ جائیں, لیکن وہاں پہنچ کے آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو حقیقت میں اس جگہ سے منسوب ہوگا. اور مجھے لگتا ہے ان انفلوئنسرز کے ساتھ نا یہی مسئلہ ہے, تبھی ان کو سکون نہیں ہے کیونکہ وائرل ہو گئے ہیں, کما اس سے بہت کچھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک ریسپیکٹ لیول ہونا چاہیے یا ایک سکون ہونے چاہیے ان کے لائف میں, وہ چیز نہیں, وہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا اس مصروف ترین زندگی کے اندر ہم نے اپنی اور لوگوں کی قدر جو ہے وہ بھی کہیں گم کر دی ہے, کھو دی ہے, کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ بھائی میری کیا ویلیو ہے یا سامنے والے کی کیا ہے, میں نے کس طرح اس کے ساتھ پیش آنا ہے, کیسے اس سے میں نے بات کرنی ہے. اگر کہیں مجھ سے کوئی تلخ کلامی, میرے کوئی تلخ الفاظ نکل گئے, نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر تلخ لہجے میں بات کر لی, او میں جی بات ہی ایسے کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میرا تو لہجہ ہی ایسا ہے. بالکل. میں بھی سب سے جو یہاں پہ بڑی چیز میں مینشن کروں گی نا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی ایسا. میں ہوں ہی ایسا. آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ اس پہ کام کریں نا. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ ان کو اب دیکھیں اپنی ساری برائیوں کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ اس میں سادگی کا بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جیسا اندر سے ہوں ویسا باہر سے ہوں, میں نے دل میں نہیں رکھتا. اب دل میں نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں, ہمارے لیے بہت معتبر ہستی ہیں وہ, تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے صاف گو وہ تھے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ بات کرتے ہوئے اگلے انسان کی عزت نفس کا خیال کرتے تھے. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی تو اس کا نام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کا, میں نے شروع میں بات کی نا کہ معذرت کے انداز میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ بھی شکریہ کے انداز میں. ہم اگر کسی کی اصلاح کرنے پہ ہیں تو اصلاح کرنے کی بجائے اس کو اور بگاڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. اصلاح پہ زیادہ فوکس نہیں ہے. آپ کا سب سے جو بڑی چیز میں دیکھتی ہوں نا, ہمارے یہاں بحث جیتنے کو زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی دیکھیں. دو لوگوں میں اگر بحث ہو رہی ہے نا, تو ہر شخص کی کوشش ہے کہ میں یہ بحث جیت جاؤں. ہاں ٹھیک ہے, نظریہ سب کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ والی بات کے اگر کہیں غلط بھی ہیں تو ہم کہیں گے نہیں, میں اگر بحث پہ ہونا تو یہ جیت میری ہونی. آپ دیکھیں, آپ کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلطی پر ہیں, لیکن چونکہ آپ نے وہاں پہ بحث جیتنی ہے تو آپ اس کو کبھی مانیں گے. اچھا, ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے, بڑی کوئک آئی ہے مائنڈ میں یہ چیز, کہ ایک تو ہم نے پیرنٹس کا ذکر کیا, ٹیچرز کا ہم نے ذکر کیا کہ بچہ یا نوجوان ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہماری لائف کے اندر ایک چیز ہے, ایک کچھ لوگوں کا رول ہے, وہ ہے ہماری گورنمنٹ, ہماری سیاست, جو ہمارے ایوان ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے ہماری لائف کے اندر. کیا ان سے کبھی ہم نے شکریہ یا سوری کا لفظ کبھی ہم نے ان سے سنا کہ بھائی یہ میں نے وعدے کیے تھے پورے نہیں ہو سکے تو میں عوام سے معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, کبھی ایسا ہم نے سنا؟ ایسی ہے, آپ نے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان سے بھی لوگ سیکھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنے, اگر کوئی عوام نے اچھا کیا یا کسی سے انسپائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے, یہ تو کبھی کبھار ہم سن لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوری کہ معذرت, میں نے یہ وعدے کیے تھے, یہ میرے سے پورے نہیں ہوئے, یا اس ٹائم پہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی, اتنے ٹائم میں یہ کام ہو جائے گا, یہ میں نہیں کر سکا یا نہیں ہو پایا, تو اس کے لیے میں پوری عوام سے معذرت کرتا ہوں. تو کیا کبھی ایسا ہوا؟ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا ہے. پھر بات وہی کروں گی کہ آپ ابھی جو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے سیاست ہے, وہ ایک گورنمنٹ سے زیادہ آپ پرسنالٹی پہ کام کر رہے ہیں. سیریسلی آپ نے دیکھا کہ میں کسی یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی سیاسی جماعت کی وہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے اور یہ نواز شریف ہے, یہ شہباز شریف ہے, یہ مریم نواز ہے. ان کی پرسنل چیزوں پہ جا کے ان کو اسیس کر رہے ہیں. پرسنل, بالکل ایسے. تو جب پرسنل پہ جاتے ہیں تو آپ رول ماڈل ہوتے ہیں پھر.
جو ہم نے پہلے بات کی نا. تو پھر آپ جب رول ماڈل ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں پہ جواب دہ ہوتے ہیں. یس ویسے بھی جب آپ حکومت میں ہیں آپ ایک آپ عوامی پورے نمائندہ گھر ہیں، کو آپ نے جواب بالکل دینا ہے. آپ نے جواب دینا ہے. آپ حکومت میں تو آپ عوام کے نوکر ہیں, آپ نے اس کو جواب دینا یا ہے. تو عوام نوکر بنی پڑی ہے. یا تو عوام ہے نا, لیکن آپ اگر ایک گھر کو بھی چلا رہے ہیں نا تو اس میں بھی آپ نے اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کو فرد کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کبھی کہیں پہ آپ سے کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بڑے ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معذرت اور سوری یا شکریہ یہ چھوٹوں کا کام ہے. نہیں, آپ کا کام ہے. آپ کریں گے تو آپ سے لوگ سیکھیں گے. ہماری عوام کا جارحانہ رویہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو حکمرانوں سے وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نوجوان نسل کے اندر کس طرح سے یہ ایک رجحان جو ہے وہ پیدا کیا جائے کہ اگر سامنے والے سے آپ کی بحث ہو گئی ہے تو آپ پھر بھی الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ اس کی تذلیل نہ ہو یا اس کے عزت نفس پہ بات نہ آئے, یا اگر آپ کی غلطی ہے کہیں آپ غلط ہو رہے ہیں تو آپ میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, آپ ایکسیپٹ کریں. یا شکریہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ, کیونکہ ہمارے جو آپ نے جن زی کا ذکر کیا نا, یہ چیزیں ان میں نہیں پائی جا رہی, بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ سوری کر دیں یا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے پہلے میں نے بات کی تھی تو جو تربیت ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کی. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ پیرنٹس کا کام ہے, والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین آپ نے چونکہ اب پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ہے. اب گھر کے 10 لوگ ہیں تو گھر میں 10 موبائل ہیں آپ کے پاس. اگر آپ یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں نا تو آپ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں, وہ باہر کوئی 100 لوگوں کے ساتھ ضرور ہوں گے, لیکن یہاں پہ گھر کے 10 یا 3 لوگ بھی ہیں نا تو وہ 3 لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے. ہم باہر جاتے ہیں ہاؤٹنگ کے لیے, ریسٹورینٹ جائیں, آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, اگر ایک فیملی یا کولیگ سرکل اگر آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کی کوئی بات ہوئی ہوگی, اس کے بعد سارے جب تک کھانا کیونکہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں آنے میں, سارے فون نکالیں گے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ وہاں پہ موجود ہوں. یہ ہماری نسل کی جو ذہنی صحت کی اگر میں بات کروں نا تو سب سے بڑی یہی ریزن ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو آپ کو پہلے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات, اساتذہ پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اساتذہ کی بات کروں تو ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں جس پہ کام کرتے, جیسے میرا اپنا ادارہ ہے تو ہم لوگ پرسنلی اس پہ بہت کام کرتے ہیں. میں الحمدللہ 500 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اس پہ میں نے ایک بک بھی لکھی تھی. جب آپ اپنی پرسنل گرومنگ کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت آتی ہے. سب سے جو مشکل کام ہے نا مہوش, وہ اپنی شخصیت کا سفر ہے. جب تک آپ نہیں کر لیتے ہیں نا تو آپ میں خود آگاہی نہیں آتی ہے, تو آپ کو کبھی بھی اپنے بارے میں معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے نا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں, ہمیں کہاں پہ معذرت کرنی ہے, یا ہمیں کہاں پہ دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ تو چیز ہم میں ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں میں جو ہوں بالکل صحیح ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میں نے کروانا ہے بس وہی صحیح ہے. سامنے والے میں خامیاں غلطی ہو سکتی ہیں, میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کا سفر کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بحث جیتنے کے چکر میں ہم یقین کریں اگلے کی بات سنتے نہیں ہیں. نہیں سنتے. جب سنیں گے نہیں, پروسیس نہیں کریں گے تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. آپ کو اس کو معذرت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ پھر معذرت کر بھی نہیں سکتے. بالکل. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, رشتوں کا میں نے جو شروع میں آپ سے سوال کیا تھا, اب ذرا رشتوں کو الگ الگ کر کے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے میں نے اکٹھے تمام تعلقات کا پوچھا تھا, میاں بیوی. جی کیونکہ ہم نے پچھلے شو بھی کیا تھا کہ اسلام آباد کی اگر خاص کر بات کی جائے تو ریکارڈ کیسز جو ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملے تھے, جو رپورٹ ہوئے تھے یہ طلاق کے, ٹھیک ہے, میاں بیوی کے رشتے کے اندر تلخ کلامی ہو جاتی ہے. نوک جھوک جب ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے چیزیں. ایسا تو بالکل نہیں کہ 100% آپ کی لائف پرفیکٹ جا رہی ہو اور مسلسل خوش رہنے سے بھی وہ رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے بالکل. تو میاں بیوی کے رشتے کے اندر یہ جو ایکسیپٹنس, غلطی ہو گئی تو اس نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, کہ اگر شوہر نے اس سے غلطی ہو گئی تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ بھائی میں تو شوہر ہوں, مرد ہوں, میں کیوں سوری کہوں یا میں کیوں غلطی ایکسیپٹ کروں. یا خاتون کی بات کرے تو آج کل تو ہماری خواتین بھی سوری
टू से माजरत के साथ, टॉपिक भी हमारा यही है कि हम अपनी गलती नहीं मानती, बहस पे आ जाती है। तो ये मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर छोटी छोटी बातों पे, अगर उसने खाना अच्छा बना दिया शुक्रिया अदा नहीं करना, तारीफ नहीं करनी, या कोई गलती होगी तो एक्सेप्टेंस नहीं है या सॉरी नहीं करना, तो ये सॉरी और शुक्रिया का जो कॉन्सेप्ट मियाँ बीवी के रिश्ते से खत्म या कम होता जा रहा है, इसके जरा नुकसानात बताइए। ठीक है, देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, तो हमने पहले बात की थी कि किसी भी रिश्ते को अगर आपने लेके चलना है ना, तो उसमें माजरत और शुक्रिया का एलिमेंट अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो वो रिश्ते की पुख्तगी खत्म हो जाएगी, उसकी जो खूबसूरती है ना वो खत्म हो जाएगी। देखिए अगर एक तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ से नहीं हो रही हैं, तो एक बंदा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक उसमें वो एफर्ट्स कर पाएगा। ठीक है, फिर आपके रिश्तों में जो है वो नाचाकी आना शुरू हो जाती है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता देखें सबसे खूबसूरत रिश्ता मैं समझती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपके साथ में भी कोई रिश्ता नहीं होता सिवाय आप मियाँ बीवी आपस में एक साथ होते हो। तो अगर आपका वो रिश्ता मजबूत नहीं है, उस स्टेज पे जाके अगर आपके रिश्ते में वो आपने एक दूसरे को समझा नहीं है, वक्त नहीं दिया, तो आपका रिश्ता उस स्टेज पे जाके आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखिए जब फीमेल्स की आपने बात की तो उनके हाथ तो ये खत्म हो गया, चूंकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मर्द की परवरिश इस तरह से की जाती है। आपका जो ब्रॉटअप होता है ना वो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ मर्द की तरबियत या परवरिश किस तरह से की जाती है, मर्द के भी इमोशंस हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे औरत के हैं। ठीक है, मर्द रोता नहीं है। अच्छा, कल हमने एक जो हमारा नाज़रीन को एडवांस में बता देती हूँ, कल हमारे जो प्रोग्राम का एक टॉपिक होगा वो हमने मर्दों पे ही रखा है। ये इसी बात क्योंकि मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये सोचते हुए कि भाई मर्द में भी इमोशन है, इस पे कल हमने टॉपिक रखा है। कल का शो आप लोगों ने जरूर देखना है। अब आपने देखा कि मर्द अग्रेसिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना उनकी फीलिंग्स हैं, आप स्प्रेस कर रहे हैं। जो चीज आप स्प्रेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी लावा बन के फटेगा। यस, और मर्दों को हार्ट अटैक भी ज्यादा होता है, खवातीन को बिल्कुल रेशियो उनकी ज्यादा है। वो इसी वजह से है कि आप उनके ब्रॉटअप ऐसे कर रहे हैं। आप उनको सिखाएं, आप दोनों को इक्वल लेके चलें। आप जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना तो बेसिकली हम इसी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तरबियत में आप मर्द और औरत को क्यों आप डिफाइन करें? तरबियत तो दोनों के लिए इक्वल है। ऐसे ही है। और हमारे देखे ना इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा कि मर्द की जिम्मेदारी जी या औरत की है। कभी आपने देखा हो कि मर्द जो है वो घर के काम नहीं कर सकता, उसने बाहर के करने, आप या औरत ने घर के काम वो बात है डॉक्टर साहब इस्लामी जो मैंने शुरू में कहा था कि इस्लामी तालीमात का अगर मुताला किया होता ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम खुद किए थे, अपने घर के काम खुद किए थे, अपने कपड़े आपने खुद धोए थे। तो ये चीजें तो आज ये काम हमें बात नहीं करनी पड़ती कि मर्द ने घर के काम नहीं करने, मर्द तो ये नहीं कर सकता, मर्द तो वो नहीं कर सकता। और ये सॉरी और शुक्रिया का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन को? ठीक है, मैं नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि इस पे खुद भी देखें। अभी सोशल मीडिया का दौर है तो जब आप नेगेटिव कंटेंट देख सकते हैं तो पॉजिटिव भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये भी वक्त की जरूरत है। हम नाज़रीन बात करने जा रहे हैं कि कहानियां मुआशरे को बदलती हैं या मुआशरा कहानियों को बदलता है। बड़ा ही डेप्थ वाला, बड़ी गहराई वाला ये टॉपिक है जिसको आज हम लेकर आए हैं। नाज़रीन आज के दौर की अगर हम बात करें जिसमें ड्रामाज हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, सोशल मीडिया कंटेंट है, और ये अब सिर्फ हमारे इंटरटेनमेंट का ये जरिया नहीं रहा, बल्कि देखें तो इन तमाम तर चीज़ों में हमें क्या नज़र आता है? अवामी सोच नज़र आती है, रवैये, हमारी तरजीहात क्या हैं, वो तमाम तर चीज़ें इसमें हमें नज़र आती है। और ये जो कंटेंट है ये हमारा जो मुआशरती इक़दार है उस पर बड़ा गहरा असर डालता है। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही अहम सवाल कि जो आज हमारा टाइटल है, टॉपिक भी है कि क्या कहानियां जो हैं वो वाकई मुआशरे को बदलती हैं या मुआशरा जो है वो अपनी अक्कासी उन कहानियों के थ्रू जो है वो करवा रहा होता है। अगर ये चीज़ हम समझ लें तो फिर हमें कंटेंट की समझ भी आएगी। नौजवान नस्ल, बड़ा ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल की जो सोच है और जो ख़ानदानी हमारा निज़ाम है, जो हमारे इखलाकी इक़दार आ जाती हैं, हमारे जो सकाफ़ती शनाख्त जिसमें आ जाती है, हमारे जो समाजी रवैयों की तश्कील है, वो भी ये राइटर्स कर रहे होते हैं। तो क्या ये राइटर्स अपनी जिम्मेदारी को समझे हुए हैं कि उन्होंने इस वाशे की तश्कील करनी है? वो जो हमारे माशरती रवैये हैं उनमें बदलाव जो है वो इन राइटर्स के जो एक कंटेंट है उसके थ्रू आता है। क्योंकि ज्यादातर कंटेंट अब हमें ड्रामाज की सूरत में, सीरीज की सूरत में, या हम देखते हैं थिएटर्स के अंदर जो ड्रामाज प्ले हो रहे होते हैं उसकी सूरत में नजर आ रहे होते हैं। तो उसमें
اب کیا ہم دیکھ رہے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, وہ کیسے ہماری تربیت کر رہا ہے, اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو آئیے ذرا اس پہ تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کس طرح یہ جو رائٹرز, پروڈیوسرز یا کانٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں یا اس معاشرے کو ایک پازیٹیو معاشرے کی صورت جو ہے وہ اس میں تشکیل دے رہے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے, جنہوں نے بہت سارے جو وہ انہوں نے کانٹینٹ لکھا, بہت سارے تھیٹرز کے لیے انہوں نے کام کیا, بہت سارے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا. تو آج ذرا تھیٹر کی لائف اور اس کے جو ڈرامہ اسکرپٹ ہے اس پہ بھی بات ہو جائے گی, اور جو ٹی وی کے لیے جو اسکرپٹ لکھی جاتی ہے اس پہ بھی بات ہو جائے گی, جو سوشل کانٹینٹ ہے ہمارا سوشل میڈیا کے لیے اس کو بھی ذرا آج ہم الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راحت احمد خان صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں راحت صاحب؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا جو آج ہمارا ٹائٹل ہے وہی میرا پہلا بنیادی سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہانیاں جو ہے وہ معاشرے کو تبدیل کر رہی ہیں یا معاشرہ جو ہے وہ کہانیوں کی سمت کو طے کر رہا ہے؟ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کہانیاں باہر سے نہیں آتی, معاشرے سے ہی آتی ہیں, یقین, اور معاشرے سے ہی انہیں سارا کچھ ملتا ہے. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہی جو رائٹر ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہانی جو ہے نا وہ معاشرے کا عکاس ہے, اور معاشرہ جو ہے نا وہ کہانیوں سے بعض اوقات بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی. ایسے کوئی ایسی, اگر میں تھوڑے کچھ سال پیچھے جاؤں تو کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی مثال جو آپ ہمارے سامنے رکھنا چاہیں یا رکھ سکتے ہو کہ جس کی وجہ سے کسی ڈرامے, کسی فلم یا کسی ناول نے معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہو؟ دیکھیں, یورپ میں تو بہت زیادہ کہانیاں اس طرح کی موجود ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے اندر انقلاب اور غلامی کے خلاف جو ہے نا تحریکیں پیدا کی ہیں, جس میں انکل ٹام کیبنز ایک کہانی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے اس اردو ادب میں اور ہمارے اس معاشرے میں تو یہاں عصمت چغتائی, منٹو اور بانو قدسیہ کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کی تحریریں, ان کے ناول, ان کی کہانیاں, ان کے منٹو کے افسانے ہمارے معاشرے کی عکاس ہیں, بالکل جو اس سوسائٹی میں ہو رہا تھا, اور ہر ایک نے بڑے سنجیدہ ٹاپکس پہ بات کی ہے. اگر بانو قدسیہ کی تحریروں کو دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا اس میں سماجی, اخلاقی اقدار کی بات کی جاتی ہے. اس میں چغتائی نے اپنی جگہ پہ بہت سارا کچھ لکھا ہے, اور منٹو نے ایک خاص حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, اور عورتیں بھی جو اس معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ تھا, اس نے طائفوں پہ, وہاں ان کے حالات, ان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا. تو کہانیاں جو ہیں نا وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ان کہانیوں نے معاشرے کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے, ایک تبدیلی لے کے آئی ہیں. ٹھیک, جیسے آپ نے یہ کچھ عرصہ قبل یعنی کہ قدیم زمانے کے آپ نے کچھ چیزیں بتائی کہ انہوں نے بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کی, ایک تحریک جو ہے وہ اوبویسلی انہوں نے شروع کی ہے. اب آج کے دور کے اگر میں جو ہمارا کانٹینٹ ہے, جو پاکستانی ڈراما کا جو کانٹینٹ ہے, اگر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں تو کیا وہ حقیقی طور پہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے یا پھر ایک مخصوص کانسیپٹ ہے بس اسی پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک وقت تھا جب کہانی پہ کام ہوتا تھا, کہانی لکھی جاتی تھی, اس کی مطابقت میں کردار سلیکٹ کیے جاتے تھے. بالکل ایسا. اور اگر میں, چونکہ میرا تعلق تھیٹر سے بہت زیادہ ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ٹائم تک تو تھیٹر بڑا کامیاب رہا ہے, جس نے ہماری سوسائٹی میں بہت ساری نئی جہتیں جو ہے نا وہ پیدا کی ہیں اور اس کی طرف لے کے گیا. لیکن یہ 1990 کی بات ہے جب تھیٹر کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور کہانی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر بس یہی ہوا کہ ایک ٹائم ایسا آیا جب تھیٹر زوال پذیر ہوا اور وہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ہی ذریعہ رہ گیا, اور اس میں کہانی ختم ہو گئی. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ چونکہ میرا تعلق ہے, میں نے وہ تھیٹر بھی کیا ہے لاہور میں, تو اس میں صرف لکھا جاتا تھا کہ اب فلاں ایکٹر آئے گا اور کچھ بولے گا.
उसके बाद फलां आएगा, उसने कुछ बोलना है। कहानी क्या है? शुरू में बताया जाता है कि एक घर है, उसमें 4 लोग रहते हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है, थोड़ी बहुत तमहीद बांध के, और वाइंड अप ये बता दिया कि उसकी बेटी ने घर से भाग के शादी कर ली, उसने बेईमानी की थी, तो जिस बिल्डिंग को बनाया वो बिल्डिंग गिर गई। ये वाइंड अप है। दरमियान में जो लिखा जाता था, जो कहानी के अंदर उलझाव पैदा किया जाता था, फिर सुलझाव पैदा किया जाता था, और फिर क्लाइमैक्स होता था, वो तो सारा गायब हो गया। और थिएटर आज जो हम देख रहे हैं स्टेज पे, हम तो, मैं तो खैर उसे थिएटर कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो थिएटर नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड ड्रामा है और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, और उस पर बेतहाशा वल्गैरिटी आ चुकी है। अच्छा, अब तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाके आप वो थिएटर आप देख ही नहीं सकते? नहीं, वो नहीं देख सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अभी थिएटर जिंदा है, कराची में जिंदा है, लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप मौजूद हैं जो थिएटर के लिए काम कर रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। मेरा स्टार्ट जो अजोका थिएटर से था, जो हमने 85 में एक ड्रामा किया था जुलूस, उसके बाद फिर हमने उसी टाइप का मेरा अपना एक थिएटर प्रोडक्शन था, मट्टी के पुतले, हमने फिर स्ट्रीट थिएटर भी किए, और उसके बाद हमने थिएटर भी किया जो थिएटर होता है। अच्छा, और यहाँ भी बहुत सारे और थिएटर ग्रुप हैं जो थिएटर कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वो कहानियां जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अब तो खत्म ही होती जा रही है, इसके साथ साथ मैं ड्रामाज के हवाले से थोड़ा और आपसे पूछना चाहूँ कि जो मौजूदा हमारे ड्रामाज चल रहे हैं, चाहे वो ये थिएटर्स के अंदर जो ड्रामाज प्ले किए जा रहे हैं उनकी मैं बात करूँ, या हमारे टीवी पे जो ऑन एयर होने वाले ड्रामाज उनकी बात करूं, तो जो एक रिश्तों की खूबसूरती थी, ताल्लुकात, एक खानदानी जो एक निज़ाम हुआ करता था, उसको बड़ा बिगाड़ के और बड़े मतलब अजीब तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नुमाया हो रहा है? यानी कि हो सकता है सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही हों, लेकिन वहाँ पे जो पेश किया जा रहा है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखिए, हमारी अपनी एक तहजीब है, हमारा अपना एक कल्चर है। बिल्कुल ऐसे दुनिया ने एजेंडा सेटिंग के जरिए हमारे इस कल्चर को तोड़ा है। हमारा फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था, बिल्कुल ऐसे, जिसमें एक घर में 10 अफराद भी अगर रहते हैं तो उनमें कमाते 2, 3, 4 ही थे ऐसे, और सारे उसमें कभी कोई किसी पे बोझ नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये सिस्टम शायद मंजूर नहीं था, इसमें बैरूनी साजिशें भी हैं। हमारी तहजीब को हमें हमारे कल्चर से दूर करने के लिए एजेंडा सेटिंग भी हुई है, जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा बनते जा रहे हैं कि हमारी अपनी इक़्तिदार, अपना कल्चर बिल्कुल गायब होता जा रहा है और हम दूसरों की तकलीद कर रहे हैं। तो ये जो हमने एक नया एजेंडा जो एक सामने आया, जो जिसने हमारे कल्चर को ख़त्म करना या दबाना शुरू कर दिया, तो इन फिल्मों और ड्रामों में जो दिखाए जाने वाले जो किरदार हैं, जो कंटेंट है, ये हमारे इस वक्त नौजवानों की शख्सियत पे क्या असर डाल रहा है? देखिए, जब सोसाइटी चेंज होती है ना, और उसके अंदर हम उसे रोक नहीं सकते, तो ज़ाहिर है नौजवान नस्ल जो है ना, वो हर नई आने वाली चीज़ से मुतासर होती है। ऐसे आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, जब हम यंग थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि ये चीज़ें बुराई की तरफ जाती हैं, लेकिन हमें वो अच्छी लगती थी। हाँ। इसी तरह आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये नई चीज़ें अच्छी, ये गलत हैं, और हाँ। वो फिर उन्हीं पे ही जो है ना बात करते हैं, और उसको सच साबित करने के लिए हमारे साथ डिबेट भी करते हैं। और कभी कभी तो वो इतने हार्श हो जाते हैं कि वो बस हम ही बर्दाश्त कर जाते हैं उसको। सोसाइटी के अंदर ये जो तब्दीली आ रही है ना, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। देखें, आज हम उतना कंप्यूटर को, उतना मोबाइल को या लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं कर सकते हैं जिस तरह आज की जनरेशन कर रही है। वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। ये तो टेक्नोलॉजी है और ये अच्छाई है। मैं तो कम से कम उन लोगों में से नहीं हूँ जो बच्चों को रोकूं कि आप इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, ये जाना चाहिए उन्हें, लेकिन अपनी
इकदार जो है, जो अपना कल्चर है, अगर उसको हम छोड़ के टोटली एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो हमें आधा तीतर आधा बटेर बना देगा तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। अच्छा देखिए राहत साहब, ज़रा इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि हम कहते हैं कि राइटर जो हैं, शायर, ये बड़े हसास होते हैं, बड़े हसास तबीयत के मालिक होते हैं और ये मुआशरे की उस नब्ज़ को समझते हैं, उस पर हाथ धरते हैं जो नॉर्मली हम नहीं फील कर रहे होते, तो उसको अपने अल्फाज की शक्ल दे के मुआशरे के सामने उसको रखते हैं। वो एक ड्रामा की शक्ल में फिर पेश किया जाता है, फिल्म की शक्ल में, सीरीज़ की शक्ल में, या एक आप किताब लिख ले, वट एवर, किसी भी सूरत में हो सकता है। तो क्या आज राइटर जो हैं वो वाकई अपनी जिम्मेदारी के साथ मुआशरे की वो तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं, या फिर जैसे कि अगर मैं टीवी चैनल्स की बात करूँ तो उनकी तरफ से एक प्रपोजल आता है कि हमें इस तरह का कंटेंट चाहिए, तो अब हमारे राइटर जो हैं वो भी बिक चुके हैं, वो सिर्फ जो टीआरपी वाला कंटेंट है वो दे रहे हैं, ना कि मुआशरे की सही अक्कासी कर रहे हैं। देखें, राइटर जहाँ तक आप बात है ना कि वो बड़ा हसास है, तो वो बड़ा जिद्दी भी होता है। ओके। वो अपनी ज़ात के अंदर जब बदलने पे आता है ना, किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करता है, तो फिर उसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, जो उसकी तहरीरों की शक्ल में, उसकी शायरी की शक्ल में, या उसके ड्रामास की शक्ल में जो चीज़ें आएंगी ना, वो सोसाइटी के अंदर बिल्कुल एक तब्दीली का बायस बनेंगी। ड्रामा देखें, ड्रामा नाम ही बगावत का है। ऐसे ही जब ड्रामा इजाद हुआ था, जब पहला ड्रामा पेश किया था थिस्फिस ने, तो दैट टाइम उसने बेगस गॉड के खिलाफ बगावत की थी। अच्छा राहत साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा इस पे हम डिटेल में नाज़रीन बात करते हैं कि किस तरह हमारे राइटर्स जो हैं वो क्या अपनी जिम्मेदारी को समझे हुए अब अपना कंटेंट जो है वो पेश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो इस पे मजीद बात करते हैं। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कहानियां मुआशरे को बदलती हैं या मुआशरा कहानियों को बदलता है। इसी पे बात करें, इसमें आप ड्रामास की बात कर सकते हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज है, सोशल मीडिया कंटेंट है, नौजवान नस्ल और खानदानी इक़्तिदार की फिर जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इस पे हम बात करें। राहत साहब हमारे साथ है। राहत साहब, हम बात कर रहे थे कि हमारे जो राइटर्स हैं, क्योंकि राइटर्स पे बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है, तो क्या इस वक्त वो तमाम तर राइटर्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज हैं? जी, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आता मुझे। 50-50 मैं इसे कह सकता हूँ कि कुछ राइटर तो बिल्कुल सच लिख रहे हैं, और उसके हवाले से मैं एक बात करूं कि वो किसी अच्छे हालात में नहीं है। जो सच लिख रहे हैं, जो सच लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा अब इस सतह पे चला गया है। और मैं बात का चूँकि खुद भी राइटर हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखना चाहता हूँ जो नहीं लिख सकता। तो मैं समझता हूँ कि काफी बंदिशों का सामना है, बंदिशों में रह के फिर सबसे पहले तो खुद जो है ना अपने आप को जो है ना वो क्या कहते हैं कि सेंसर करना है ना। हाँ। मसलन आबद सादत हसन मंटो ने जब कहानियां लिखी तो वो किस अजियतों से गुजरा, कितने उस पर केस बने, किस तरह वो अदालतों में गया, हालांकि वो सच लिख रहा था और वक्त ने साबित किया। आज हम देख रहे हैं कि मंटो को सारे लोग जो है ना कह रहे हैं कि उसने ठीक लिखा था। इसी तरह आज के इस माशरे में राइटर के साथ साथ देखिए कहानी लिखी जाती है आपकी सोसाइटी के हवाले से कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि सोसाइटी के अंदर से ही कहानियां जन्म लेती हैं और फिर कहानियां इस सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने का भी एक जरिया बनती हैं। जब राइटर कंप्रोमाइज हो जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो उसके बाद वो सच नहीं बोलेंगे, तो फिर मुआशरा मुनाफकत का शिकार हो जाता है। जब आप मुनाफकत के शिकार इस मुआशरे में जब आप रहेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो कहानी जो सच्ची और खरी है वो कहाँ से आएगी, वो राइटर कहाँ से आएगा? अच्छा, ये यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त जितना भी कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर मस्बत कंटेंट, यानी कि जो एक रोल मॉडल्स होते हैं मस्बत, जो इनका एक किरदार आप देखने को मिलता है आपको,
वो हमें कहीं कम देखने को मिल रहा है। हम देखें सास बहू के रिश्ते की बात करें, इतना खूबसूरत रिश्ता हमने उसको बिगाड़ चढ़ा के पेश कर दिया। फूफी की बात करें, फुफ्फो इतना खूबसूरत रिश्ता, उसको हमने कैसे बिगाड़ दिया। फिर मियाँ बीवी के रिश्तों की बात करें, यानी ओवरऑल जितने भी हमारे ताल्लुकात है, खानदानी हम रिलेशंस की बात करें, इस कंटेंट के अंदर या खासकर जो ड्रामाज हमारे चल रहे होते हैं उसमें इन रिश्तों को ऐसे ऐसे हमने जो है वो बिगाड़ तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है कि देखने वाले, खासकर जो खवातीन हमारी जो हाउस वाइफ है, जो घरेलू हमारी खवातीन हैं, वो जब उन ड्रामास को देखती हैं तो उसी को वो एनालाइज करने लग जाते हैं कि अच्छा ये इसी तरह चीज होनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये जो मनफी रोल हम ज्यादा दिखा रहे हैं, मस्बत रोल्स की कमी ने भी हमारी जिंदगियों का बड़ा गर्क किया? देखें, ये सास बहू का रिश्ता अगर देखा जाए तो एक माँ बेटी का रिश्ता भी बन सकता है, यकीनन। और यही जो है ना किसी भी घर के जो है ना माहौल को अच्छा करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत जो है ना वो, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस घर के अफराद अगर अपने अपने काम को समझें, अपने अपने रिश्ते को समझें और उसकी अपने रिश्ते की इज्जत करें, तो वो कभी भी जो है ना वो इसे हम नेगेटिव नहीं जो है ना कह सकेंगे। दूसरी बात ये है, आपने कहा फूफी का रिश्ता, देखें ये मुआशरा है मर्दों का। जब बहन अपने भाई से अपना हिस्सा शरीयत के मुताबिक मांगती है, वो बहुत बुरी हो जाती है, तो वो फूफी बन जाती है और वो फिर बुरी, इतनी बुरी कि फिर उसके मुतल्लक वो ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी कि फूफी आ गई, फूफी आ गई, अब कुछ ना कुछ होगा। हालांकि वही बहन शादी से पहले भी छोटे भाइयों को पालती है माँ बन के, छोटी है तो बड़े भाइयों के साथ एहतराम का रिश्ता भाइयों से ज्यादा रखती है। जब वो शादी करके दूसरे घर चली जाती है, बल्कि बेटी के साथ इतना जुल्म होता है, मैं कहता हूँ हमारे इस माशरे में, कि उसे लड़कों के, मर्दों के मुकाबले में, बच्चों के मुकाबले में बच्चियों को खुराक भी ठीक नहीं मिलती। दूसरी बात, हम उसे पढ़ाते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों में बैठ के, बल्कि अदबी महफिल में भी ये बात कहता हूँ कि हम कहते हैं तुम हमें एक अच्छी माँ दे दो, हम अच्छी कौम दे देंगे। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी मुनाफकत है। यानी कि हम लालच रखते हैं एक खातून से, एक बच्ची से, एक औरत से, कि वो फिर हमारे अच्छी जो है ना वो कौम बनाएगी, हम उसको एक अच्छी माँ बना दें, तो एक तालीम याफ्ता माँ बना दें, तो हम उसको कभी भी इस बुनियाद पे उसके हकूक देने को तैयार नहीं होते कि ये एक इंसान है और ये बराबरी की बुनियाद पे उन सारे हकूक की मालिक होना चाहिए। इसे मिलने चाहिए वो सारे हकूक जो इस माशरे के मर्दों को मिलते हैं। उससे ये लालच ना रखा जाए कि फलां ने कहा था एक अच्छी माँ दे दो, पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं सोसाइटी अच्छी कर दूंगा। ये तो भाई आप उससे एक लालच जोड़ रहे हैं, लालच की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। उसे आप बहसियत इंसान उसके हकूक दें। हमारा राइटर जो है ना वो भी इन्हीं बातों में फंसा हुआ है, डिवाइड हुआ है। कुछ लोग तो बिल्कुल कहते हैं कि जनाब वो जो माशरे के बहुत सारे टैबूज हैं उनके लिए वो जो है ना कोई बात ही नहीं है, और बहुत सारे जो हमारी इक़दार हैं उन पे बात ही नहीं करते। जो होनी चाहिए वो हमारे माशरे में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। पूरी दुनिया के माशरे जो है ना वो ऐसे नहीं तश्कील पा गए कि जहाँ उन्होंने जो है ना एक ही दिन में कानून के ज़रिए सारा कुछ बदल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कहानियों का एक बाकायदा रोल है, वहाँ के दानश्वरों का रोल है, वहाँ के राइटर्स का रोल है, वहाँ के शोरा इकराम का रोल है। यकीनन। किस तरह अब मौजूदा दौर के अंदर नौजवान नस्ल के लिए खासकर जो एक कंटेंट है वो बनाते हुए आप क्या समझते हैं कि किन इखलाकी हदूद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, इखलाक तो मेरा ख्याल है हर माशरे का अपना होता है। हमारे यहाँ जो इखलाकियात हैं वो शायद अरब में नहीं होंगी, या यूरोप में नहीं होंगी, या हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में नहीं होंगी, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में शायद नहीं होंगी।
हमें तो अपने माशरे की इखलाकियात को देखना है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। सही। और हमें कोशिश, ये वालिदैन का भी एक रोल है। माँ अपने वो सारे भूल गई है, वो जिम्मेदारियां छोड़ती जा रही है। जो देखें, तालीम बच्चा हासिल करता है स्कूल में, ऐसे ही तरबियत घर में होती है। माँ बाप अपने ये जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही। अब वो स्कूलों से ही तवक्को कर रहे हैं कि स्कूल ही हमारे बच्चों की तरबियत करे। तो वैसा तो नहीं होगा। सबसे पहली गोद जो है ना, दरसगाह, वो माँ की गोद होती है। बच्चा वहां से सीखता है, और माँ की गोद के बाद फिर उसके घर के दूसरे अफराद, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर मुआशरा। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा इसमें बयान कीजिएगा कि हमारी जितनी भी कहानियाँ आ रही हैं, जितने भी हमारे जो स्क्रिप्ट आ रहे हैं, थिएटर की बात करें, ड्रामाज की, फिल्म की बात करें, क्या उनमें हमारी जो मजहबी, सकाफती या फिर जो हमारी कौमी शनाख्त है उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है, या इन सब तमाम चीज़ों से परे बस कंटेंट दिया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ऐसा थिएटर पे तो बिल्कुल नहीं है। थिएटर में तो कहानी नहीं रह गई ना, बल्कि जो ड्रामा हम तफरीह के लिए पेश कर रहे हैं उसमें कहीं कोई इस्लाह का पहलू नहीं है। हाँ। और जब से थिएटर के अंदर डांस और इस तरह की चीज़ें आई हैं, हाँ। और फाशी और ये, और फिल्म में भी जब से गुजर और जट नत ये कहानियां आई हैं, हाँ। गो के बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा था। लेकिन जो हमारे उस जमाने की फिल्म थी ना, पंजाबी और उर्दू, और उसके बाद हमारे मशरकी पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी फिल्म की। तो जब वो सारे जब काम करते थे ना उसके लोग, तो कहानी पे बड़ा जोर होता था। अब जब कहानियां बदल गई, मार धाड़ आ गई, वल्गैरिटी आ गई, तो उसके बाद कहानी ने या फिल्म ने या थिएटर ने अपना रोल कहाँ अदा करना है। वो तो सिर्फ फिर आप कह सकते हैं ना, एक कमाई का जरिया, ठीक है, वो तो बन गया, लेकिन इस्लाह का पहलू खत्म हो गया। इस्लाह का पहलू खत्म हो गया। एक वक्त में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा था जब हम फिल्में देखते थे, तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में मिलती थी जो हमारे अंदर मजहब की तरफ लेके हमें जाती थी। एक मुसलमान होने पे हमें फख्र महसूस होता था। वो कहानियां लिखने वाले किधर चले गए, वो कहानियां बनाने वाले किधर चले गए, वो डायरेक्टर कहाँ हैं, आज तो वो नहीं है। ले दे के चंद थिएटर ग्रुप जो आज सालों बाद कभी कहीं पीएनसीए में या रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में भी एक ड्रामा फेस्टिवल हो गया, और पीएनसीए में कभी कभार हो जाता है फेस्टिवल, और वहाँ भी जो इदारों के बड़े बैठे होते हैं उनके बहुत सारे चाहने वाले आगे आ जाते हैं, जो कि वो सारा उस लेवल पे पूरा ही नहीं उतर रहे होते हैं। उसमें भी रद्दोबदल हो जाता है। उसमें भी हो जाता है कि मसलन जिस एक कहानी अप्रूव हुई है, उसको कहानी को पीछे कर दिया गया, उसकी जगह पे किसी और को दे दिया, कोई और आगे ले आए। वहाँ भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी वहाँ थिएटर पे फेस्टिवल के जरिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है। सही। अगर पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे थिएटर इंडस्ट्री को, आप देखें ना, जरा पीछे गौर करें, लाहौर से नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, पेशावर तक, सड़क के किनारे सिनेमा थे। सड़कों के किनारे सिनेमा थे, और लोग सिनेमा रात को देखते थे। एक जमाने में तो हमने 4-4 घंटे की फिल्में देखी हैं। उससे पहले 7-7 घंटे की फिल्में बनती थी, जो बस गए तो 7 घंटे बाद, ये पाकिस्तान बनने से पहले सिनेमा की हिस्ट्री है। सही। फिर 4 घंटे की फिल्म, फिर 3 घंटे की फिल्म, फिर 2 घंटे की फिल्म आ गई। अब तो 2 घंटे भी कम शॉर्ट, और सिनेमा खत्म हो गया। उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात हैं या कोई चीजें हैं। हमारा तो जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, वो तो मुझे बिल्कुल फ्लॉप तरीन इंडस्ट्री अब नजर आती है। कोई इंडस्ट्री फ्लॉप नहीं हुई। हाँ। उस
इंडस्ट्री को फ्लॉप किया गया है। कि एक सोची समझी जी, ये प्लानिंग का हिस्सा है। हमारा सिनेमा पड़ोसी मुल्क के सिनेमा के पैरेलल चल रहा अभी था। देखिए ना, ये पहले जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कैसी फिल्में आती थी जिसमें इस्लाह होती थी, एक कहानी होती थी। अभी आप ये गुज़श्ता ईद की बात कर लें, इस पे जो फिल्में रिलीज हुई हैं ज़ॉम्बीज़ के नाम से और कुछ इस तरह, मुझे बताएं उसका मुआशरे से क्या लेना देना? वो जो वो बहुत पहले वो अंग्रेज बनाया करते थे या कोई जिनका कोई सिर पैर ही नहीं जिन कहानियों का, ये अब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ या उस कहानी का क्या लेना देना? ऐसे ऐसे स्टोरीज हम पेश कर रहे हैं। नहीं, इस पे गौर करना पड़ेगा। इस पे जो इस शोबे से मुंसलिक लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे, इससे बड़ी बदकिस्मती और कौन सी है कि आपके मैं कितनी दफा जाके रावलपिंडी आर्ट काउंसिल कह चुका हूं कि मैं एक थिएटर इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं थिएटर पढ़ाना जानता हूँ, मैं थिएटर सिखाना जानता हूँ, मुझे दें, मैं बगैर पैसों के जबरदस्त मैं लोगों को बताऊं, मैं सिखाऊं। लोगों को थिएटर सिखाना चाहता हूँ। लेकिन अलाउ नहीं थिएटर करते। ये है, लेकिन ये एक बस ऐसी बात है। मैं जाके अपने पल्ले से जो है ना वो अपने पास से खर्च करके वर्कशॉप करवाता हूँ। हाँ। अगर यही काम गवर्नमेंट लेवल पे कोई इदारा करे, हमारे यहाँ फिल्म जो है ना प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर की डिग्री जो कि अब मेरा ख्याल शायद एक आध जगह हो रही हो, वो हमारे बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। अभी मैंने रिसेंट एक फिल्म अब्दुल खालिक की है, उसकी जो डायरेक्टर हैं वो बड़ी यंग सी लड़की हैं, छोटी सी हैं। अब्दुल खालिक वो आई थिंक अभी रिलीज नहीं हुई ना? अभी रिलीज नहीं होनी है, ये अक्टूबर नवंबर तक मेरा ख्याल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, पैगाम अपने ऐड कर दे चुके, टाइम हमारा खत्म हो गया। पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन को? मैं यही कहूँगा कि हम सबको सर जोड़ना पड़ेगा। कहानियाँ मौजूद होती हैं, कहानियों से रुख बदलते हैं सोसाइटियों के, क्या बात। समाज के, और कहानी चूंकि इसी माशरे का हिस्सा है, इसी माशरे को साथ लेके चलती है और इसी माशरे से बनती है और इसी माशरे को बाद में उसकी इक़्तिदार को तब्दील भी यकीनन। करती बहुत है शुक्रिया और राहत तरबियत साहब, भी बहुत करती है। शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरे का। यकीनन नाज़रीन, यही कहानियाँ इसी मुआशरे से आती हैं और इसी मुआशरे से ये बनती हैं और फिर इसी मुआशरे की वो तरबियत करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो पहले की तरह जो पहले कहानियाँ हमारी इस्लाह किया करती थी, जिनमें एक स्टोरी, एक सबक हुआ करता था, एक तरबियती कहानियाँ कहलाती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो ना तफरीह के लिए रही हैं ना वो इस्लाह के लिए रही। कि ऐसा कंटेंट है जो कि ऑब्वियसली समझ से बालातर है, तो राइटर्स को इस पे जरा एक दफा मुतहरिक होना होगा, सोचना होगा कि हम किस तरह का कंटेंट सोसाइटी को दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को देखें, जो इस दफा फिल्में रिलीज हुई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सोच से बालातर हैं कि जिनका हमारी सोसाइटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या लोगों को हम जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्रामा राइटर्स हैं जो एक हसास लोग होते हैं, जिन पे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है कि वो ड्रामा को एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं, वो थिएटर को एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा कंटेंट हो जो मुआशरे की इस्लाह करे, जिसमें मजहबी, जिसमें सकाफती, जिसमें हमारे कौमी शनाख्त जो है वो शामिल हो, ना कि ऐसी चीजें जिनका हमारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही ना हो। खुश रहें, खुशियां बांटें और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने